हेलो एवरीवन, प्यार का सौदा के न्यू एपिसोड्स में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 6 महीने पहले देव अपने टाइम का पक्का था। वो अपने टाइम से होटल पहुंच गया। देव रूम में आकर एक लड़की का वेट कर रहा था, पर काफी वक्त गुजर गया। लगभग 7:20 के आसपास हो गए थे, इसलिए देव को लगा कि शायद अब कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही देव ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर देव सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। देव ने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि उसने अपने सामने उस लड़की को पाया। वो लड़की अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। देव ने उस लड़की को रूम में आने के लिए जगह दी और देव रूम में आकर फिर सोफे पर बैठ गया और वो लड़की ठीक उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। फिर देव ने अपने लिए कॉफ़ी और अपने सामने बैठी लड़की के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, तो उस लड़की ने कॉफ़ी पीने से इनकार किया, तो देव ने उसके के लिए चाय ऑर्डर की। फिर वो लड़की ने देव से घबराई हुई आवाज़ में कहा, आज सुबह भी आध्या मुझसे पूछ रही थी कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए, और वो मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वो मेरे पापा मम्मा से सब कह देगी। उद्धरण चिन्ह। देव ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने भी खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि आध्या ऐसा कुछ भी न करे, पर उसकी हरकतों से लग रहा है कि वो। उद्धरण चिन्ह। आन्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि देव ने उसे भारी आवाज में सुनाया, मैंने कहा ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने कुछ देर सोचा, उसके बाद वो देव से कहने लगी, आप उसे अपने मन की बात कह क्यों नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव अपनी गहरी सोच में मानो खोने लगा और 6 महीने पहले की बात याद करने लगा। 6 महीने पहले कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी में 2 लड़कियां सेम एक जैसी हल्के पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए सोफे पर बैठी थी और सभी की नजरें इन दोनों पर थी। सब गैस कर रहे थे कि ये दोनों लड़कियों में क्या अंतर है, और वो 2 लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आन्या और आध्या थी। आध्या अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्य के साथ आई थी और आन्या अपने दोस्तों के साथ। इस पार्टी में स्पेशल गेस्ट देव की फैमिली और देव के काफी सारे दोस्त और डीलर्स भी आए थे। पार्टी में ज्यादा लोग शामिल थे, इसलिए किसी का ध्यान किसी पर नहीं था, पर देव और देव के डीलर्स की नजरें वही सामने बैठी आन्या और आध्या पर था। और काफी देर से सभी आन्या और आध्या को देख रहे थे और गैस कर रहे थे कि दोनों में क्या अंतर है। वही काफी देर से देख रहा शख्स सागर जायसवाल अपनी ड्रिंक का शिप लेते हुए सभी के सामने देखकर कहते हुए बोला, चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। सभी डीलर्स की नजरें सागर पर टिक गई और देव की भी नजरें सागर पर ही थी और सभी ना समझी में उसकी ओर देखे जा रहे थे। वही सागर सभी को अपनी तरफ देखता देखकर आध्या पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, वो सामने लड़की है, आपको दिख रही है ना। सभी सामने की तरफ फिर से देखने लगे और वहां पहले 2 लड़कियां थी, अब एक ही बैठी थी और वो थी आध्या। और आन्या वहां से उठकर अपने दोस्तों के पास चली गई थी। एक डीलर्स आध्या की तरफ देखकर फिर सागर की तरफ देखकर बोला, हाँ, उस लड़की का क्या करना है। सागर उस डीलर की तरफ देखने लगा और फिर शराब पीते हुए बोला, उस लड़की का कुछ नहीं करना, बस मैं चाहता हूँ कि वो लड़की जिस किसी की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनेगी, मैं उससे ही अपनी सारी होटल के कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और तो और मेरी सारी डील उसके साथ ही होगी। सागर की बात सुनकर सभी शॉक हो गए। सागर और सभी ने काफी शराब पी रखी थी और वहाँ जितने भी बिजनेसमैन मौजूद थे वो सभी की एक अलग ही पहचान थी। फिर एक दूसरा बिजनेसमैन भी सागर की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ, मैं भी जो उस लड़की से शादी करेगा उससे अपनी कंपनी के आधे शेयर्स उससे देने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक सभी ने बातों में हामी भरी। हालांकि ये सभी शराब के नशे में बोल रहे थे, पर सभी को क्या पता कि देव ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था और उसके चेहरे के भाव कुछ सोचकर एक पल के लिए बदल भी गए। पर एक बिजनेसमैन शराब पीते हुए सागर की तरफ देखकर बोला, क्या सागर सर, आप भी एक लड़की की शर्त से आप सारी डील करेंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। सागर अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए तेज आवाज में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जो कहता हूँ उस बात पर अड़े रहता हूँ।
मैंने कहा कि उस लड़की से जो शादी करेगा उससे मैं अपनी होटल के सारे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मतलब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात में सभी को धीरे धीरे करके अब इंटरेस्ट आने लगा था। आता भी क्यों ना, आखिर डील की बात जो हो रही थी सिर्फ एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनाने से अपना इतना फायदा हो रहा था तो कौन अपना फायदा नहीं चाहेगा। एक डीलर सभी की बात सुनकर ताली बजाते हुए बोला, ठीक है तो फिर ये तय रहा कि जो कोई भी उस लड़की को अपनी पहले गर्लफ्रेंड फिर वाइफ बनाएगा हम उससे अपने शेयर्स देने के लिए तैयार है। इन सब की ड्रिंक सर पर सवार थी। इन सब का मजाक अब सीरियस हो चला था क्योंकि अब डील की बात थी और अपने फायदे की फिर कैसे कोई अपना फायदा नहीं चाहेगा। देव ने आध्या को गौर से काफी देर तक देखा, उसके बाद वो सागर की तरफ देखकर अपनी रौबदारी आवाज में बोला, मैं उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबकी नजरें देव पर टिकसी गई और देव अपनी बात पूरी करते हुए बोला, उसके बाद मुझे वी.एन कंपनी के शेयर्स चाहिए। ये सुनकर सभी शॉक थे और वो सभी देव पर अपनी गहरी नजरें टिकाए हुए थे। फिर देव ने अपनी तेज आवाज में आगे कहते हुए कहा, मुझे आप सभी के कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए पर उसके साथ ही साथ मुझे इस कंपनी के सारे शेयर्स भी चाहिए। सागर मुस्कुराया कर बोला, तुम्हें उस कंपनी के सारे शेयर्स क्यों चाहिए, क्या तुम्हारा इरादा उस कंपनी को खरीदने का है। देव सागर की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोल, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है, मैंने तुमने जो कुछ भी कहा मैं वो सब करूंगा पर मुझे तुम सभी के शेयर्स के साथ साथ मुझे उस कंपनी के भी शेयर्स चाहिए। सागर मुस्कुराते हुए बोला, ओह ठीक है, जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे, पर बदले में तुम्हें उस लड़की से शादी भी करनी होगी और फिर हम तुम्हारी शादी की सुहाग रात के दिन ही सारे कॉन्ट्रैक्ट और शेयर्स देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर ये तय रहा, हमारी डील तभी फाइनल होगी जब मेरी शादी उस लड़की से होगी। उद्धरण चिन्ह। देव ने नॉर्मल ड्रिंक पीते हुए कहा। देव के चेहरे के भाव कुछ उदासी के थे तो कुछ पाने की खुशी के थे और उसकी गहरी काली नजरें अभी भी आध्या पर टिकी हुई थी। इतने में अंग एवं की मां उर्मिला देव के पास आकर देव से कहने लगी, देव तुम चाहो तो इस पार्टी में अपने लिए लड़की पसंद कर लो। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला देव के शादी न करने से बहुत परेशान थी और वो चाहती थी कि देव की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वही देव की नज़र अभी भी आध्या पर टिकी हुई थी और वो आध्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे वह लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बने। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर उर्मिला उस तरफ देखने लगी और सामने बैठी लड़की आध्या थी। उर्मिला को आध्या एक नज़र में ही पसंद आ गई, जिससे उसने सोचा कि एक बात वो देव की पसंद की लड़की को देव की लाइफ में लाए, फिर वो अपने तरीके से देव की शादी भी उसी लड़की से करवा देगी। ये सोचकर उर्मिला सामने की तरफ जाने लगी और वहां आध्या अपने फोन पर बिजी थी। तभी उर्मिला के फोन पर किसी का कॉल आया, जिससे वो थोड़ी दूरी पर जाकर फोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में उर्मिला बात करने के बाद सामने की तरफ देखने लगी, जहां पर अब आध्या की जगह आन्या बैठी थी, क्योंकि आध्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी और उसकी जगह पर आन्या आकर बैठ गई। उर्मिला आन्या के पास आए और कहने लगी, हेलो। उद्धरण चिन्ह। आन्या जो अपने फोन पर लगी थी वो अपने सामने किसी औरत को देखकर पूछती है, क्या चाहिए आपको। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उर्मिला ने जवाब दिया, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर आन्या मन ही मन सोचने लगी कि आंटी को उससे क्या बात करनी है, पर उसने उर्मिला से कुछ कहा नहीं और उर्मिला ने शांत आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो आन्या जाना नहीं चाहती थी, पर वो क्यूरियस थी कि आंटी उससे क्या बात करना चाहती है, जिससे वो उर्मिला के पीछे बाहर आई और आन्या ने पूछा, कहिए आंटी आपको मुझसे क्या बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला ने ज्यादा वक्त गवाए बिना कहा, तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बन जाओ और बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पैसा नाम रुतबा तुम्हें जो भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आन्या को ये सुनकर गुस्सा आया, आखिर वो कैसे ऐसे ही किसी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, जिससे वो उर्मिला को सुनाने लगी, आंटी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, आपने क्या सोचकर मुझसे ये कहा। उद्धरण चिन्ह। वही उर्मिला ज्यादा बात न करते हुए उसने अपने छोटे पर्स से कार्ड निकाल कर आन्या के हाथ में थमा दिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहकर उर्मिला वहां से चली। यजी वही आन्या उर्मिला के बारे में सोचते खुद से कहने लगी, अजीब औरत। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद आन्या जाने लगी। तभी उसका दोस्त नुकाल आन्या के पास आया। नुकाल का चेहरा उदासी से भरा था, जिसे आन्या ने नुकाल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ नुकाल, तुम इतने उदास क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नुकाल ने उदासी से कहा, मेरी मॉम को ब्लड कैंसर है और उनका ऑपरेशन कराने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर आन्या के चेहरे पर उदासी छा गई और नुकाल आन्या के गले से लगते हुए बोला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो शायद मैं अपनी मां को नहीं बचा पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आन्या के लिए नुकाल उसका कोई दोस्त नहीं था। वो मन ही मन नुकाल को पसंद भी करती थी, इसलिए उसे नुकाल की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी, जिससे आन्या उसे दिलासा देते हुए कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुबह हो गई थी और आन्या ने पूरी रात तक ये सोच लिया था कि उसे उर्मिला से बात करनी चाहिए। हाँ, वो नुकाल को पसंद करती थी, जिससे वो नुकाल की तकलीफ नहीं देख सकती थी, इसलिए आन्या ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। आन्या ने कॉल करके उर्मिला से मिलने के लिए कहा और उर्मिला ने आन्या को एक होटल में बुलाया। आन्या को बुरा तो लग रहा था कि वो जिसे पसंद करती है उसके खातिर एक अजनबी की गर्लफ्रेंड बनेगी, पर उसने ये सोच लिया था। फिर आन्या उर्मिला से एक होटल में मिलने आई। दोनों आमने सामने बैठे थे और आन्या ने शांत आवाज में कहा, मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं, पर बदले में आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला इस बात को तुरंत ही मान गई थी, क्योंकि देव ने पहली बार किसी लड़की के लिए हाँ कहा था। उर्मिला ने पैसे देने के लिए हाँ कह दिया और शाम के वक्त अपने बेटे से मिलने के बारे में कहा। आन्या ने ठीक वैसा ही किया। वो शाम होते ही एक होटल के कमरे के बाहर पहुंची। वही रूम के अंदर देव एक सोफे पर बैठा था और वो बेसब्र था। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में आन्या आई। देव ने एक नज़र ऊपर करके आन्या की तरफ देखा और अब वो समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है जो उसे चाहिए। वही आन्या देव को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद उर्मिला ने उससे डील की है तो कोई ठीक लड़का नहीं होगा, पर उसके सामने तो देव ओबरॉय था, जिससे आन्या ने मन ही मन कहा, क्या सच में मैं देव की गर्लफ्रेंड हूँ? उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद आन्या चेयर पर आकर बैठ गई और उसने देव से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। आन्या इतना ही कह पाई थी कि इतने में देव ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे तुम नहीं तुम्हारी बहना आध्या पसंद है। उद्धरण चिन्ह। देव ने आध्या के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो जान गया था कि आध्या का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन देव को आध्या चाहिए थी, जिससे उसने प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है। वही आन्या में देव से घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी बहन का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। उद्धरण चिन्ह। देव ने ये सुनकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर मेरी बहन इसके लिए नहीं मानेगी, आन्या ने कहा, जिससे सुनकर देव ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम वही करो। इतना कहकर देव ने आन्या को समझाया कि उसकी हर कोई पार्टी में या फिर वो जब भी उसे मिलने के लिए बुलाए तो वो अपनी जगह पर आध्या को भेज दे। ये सुनकर आन्या को काफी अजीब लगा, पर देव ने समझाया कि वो वक्त रहते आध्या को अपना बना लेगा। आन्या को देव ने अपने जाल में फंसा दिया था, जिसे आन्या पूरी तरह से ये समझने लगी कि देव आध्या को पसंद करता है। और आन्या इस बात के लिए इसलिए मानी क्योंकि आध्या का बॉयफ्रेंड लक्ष्य उसकी वजह से बना था, जिससे आन्या ने सोच लिया कि जिस तरह से कि देव कह रहा है वही करेगी, और उसने हर वक्त हर समय जैसा देव ने कहा वैसा ही कहा। पार्टी या किसी भी फंक्शन में आन्या ने अपनी जगह पर आध्या को भेजा, वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर। इसी तरह से देव ने अपने प्लान को अंजाम दिया और आन्या भी उसके जाल में फंस गई। _ फ्लैशबैक एंड देव इसी सोच में डूबा हुआ था कि आन्या ने देव को टोकते हुए कहा, मुझे तो डर है कि कहीं आध्या मेरे मम्मा पापा को सच न कह दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव अपने ख्याल से बाहर आया और आन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम अपने घर जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। 6 महीने पहले देव अपने टाइम का पक्का था, वो अपने टाइम से होटल पहुंच गया। देव रूम में आकर एक लड़की का वेट कर रहा था,
पर काफी वक्त गुजर गया, लगभग 7:20 के आसपास हो गए थे, इसलिए देव को लगा कि शायद अब कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही देव ने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर देव सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। देव ने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि उसने अपने सामने उस लड़की को पाया। वो लड़की अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। देव ने उस लड़की को रूम में आने के लिए जगह दी और देव रूम में आकर फिर सोफे पर बैठ गया और वो लड़की ठीक उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। फिर देव ने अपने लिए कॉफ़ी और अपने सामने बैठी लड़की के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, तो उस लड़की ने कॉफ़ी पीने से इनकार किया तो देव ने उसके लिए चाय ऑर्डर की। फिर वो लड़की ने देव से घबराई हुई आवाज़ में कहा, आज सुबह भी आध्या मुझसे पूछ रही थी कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए, और वो मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने उसे सच नहीं बताया तो वो मेरे पापा मम्मा से सब कह देगी। उद्धरण चिन्ह। देव ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने भी खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि आध्या ऐसा कुछ भी न करे, पर उसकी हरकतों से लग रहा है कि वो। उद्धरण चिन्ह। आन्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि देव ने उसे भारी आवाज में सुनाया, मैंने कहा ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने कुछ देर सोचा, उसके बाद वो देव से कहने लगी, आप उसे अपने मन की बात कह क्यों नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव अपनी गहरी सोच में मानो खोने लगा और 6 महीने पहले की बात याद करने लगा। 6 महीने पहले कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी में 2 लड़कियां सेम एक जैसी हल्के पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए सोफे पर बैठी थी और सभी की नजरें इन दोनों पर थी। सब गैस कर रहे थे कि ये दोनों लड़कियों में क्या अंतर है, और वो 2 लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आन्या और आध्या थी। आध्या अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्य के साथ आई थी और आन्या अपने दोस्तों के साथ। इस पार्टी में स्पेशल गेस्ट देव की फैमिली और देव के काफी सारे दोस्त और डीलर्स भी आए थे। पार्टी में ज्यादा लोग शामिल थे, इसलिए किसी का ध्यान किसी पर नहीं था, पर देव और देव के डीलर्स की नजरें वही सामने बैठी आन्या और आध्या पर था। और काफी देर से सभी आन्या और आध्या को देख रहे थे और गैस कर रहे थे कि दोनों में क्या अंतर है। वही काफी देर से देख रहा शख्स सागर जायसवाल अपनी ड्रिंक का शिप लेते हुए सभी के सामने देखकर कहते हुए बोला, चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। सभी डीलर्स की नजरें सागर पर टिक गई और देव की भी नजरें सागर पर ही थी और सभी नासमझी में उसकी ओर देखे जा रहे थे। वही सागर सभी को अपनी तरफ देखता देखकर आध्या पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, वो सामने लड़की है, आपको दिख रही है ना। सभी सामने की तरफ फिर से देखने लगे और वहां पहले 2 लड़कियां थी, अब एक ही बैठी थी और वो थी आध्या। और आन्या वहां से उठकर अपने दोस्तों के पास चली गई थी। एक डीलर्स आध्या की तरफ देखकर फिर सागर की तरफ देखकर बोला, हाँ, उस लड़की का क्या करना है। सागर उस डीलर की तरफ देखने लगा और फिर शराब पीते हुए बोला, उस लड़की का कुछ नहीं करना, बस मैं चाहता हूँ कि वो लड़की जिस किसी की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनेगी मैं उससे ही अपनी सारी होटल के कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और तो और मेरी सारी डील उसके साथ ही होगी। सागर की बात सुनकर सभी शॉक हो गए। सागर और सभी ने काफी शराब पी रखी थी और वहां जितने भी बिजनेसमैन मौजूद थे वो सभी की एक अलग ही पहचान थी। फिर एक दूसरा बिजनेसमैन भी सागर की बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ, मैं भी जो उस लड़की से शादी करेगा उससे अपनी कंपनी के आधे शेयर्स उससे देने के लिए तैयार हूँ। एक के बाद एक सभी ने बातों में हामी भरी। हालांकि ये सभी शराब के नशे में बोल रहे थे, पर सभी को क्या पता कि देव ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था और उसके चेहरे के भाव कुछ सोचकर एक पल के लिए बदल भी गए। पर एक बिजनेसमैन शराब पीते हुए सागर की तरफ देखकर बोला, क्या सागर सर, आप भी एक लड़की की शर्त से आप सारी डील करेंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। सागर अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए तेज आवाज में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जो कहता हूँ उस बात पर अड़े रहता हूँ। मैंने कहा कि उस लड़की से जो शादी करेगा उससे मैं अपनी होटल के सारे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मतलब दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात में सभी को धीरे धीरे करके अब इंटरेस्ट आने लगा था। आता भी क्यों ना, आखिर डील की बात जो हो रही थी सिर्फ एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बनाने से अपना इतना फायदा हो रहा था तो कौन अपना फायदा नहीं चाहेगा।
एक डीलर सभी की बात सुनकर ताली बजाते हुए बोला, ठीक है तो फिर ये तय रहा कि जो कोई भी उस लड़की को अपनी पहले गर्लफ्रेंड फिर वाइफ बनाएगा हम उससे अपने शेयर्स देने के लिए तैयार है। इन सब की ड्रिंक सर पर सवार थी। इन सब का मजाक अब सीरियस हो चला था, क्योंकि अब डील की बात थी और अपने फायदे की फिर कैसे कोई अपना फायदा नहीं चाहेगा। देव ने आध्या को गौर से काफी देर तक देखा। उसके बाद वो सागर की तरफ देखकर अपनी रौबदारी आवाज में बोला, मैं उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सबकी नजरें देव पर टिकसी गई और देव अपनी बात पूरी करते हुए बोला, उसके बाद मुझे वी.एन कंपनी के शेयर्स चाहिए। ये सुनकर सभी शॉक थे और वो सभी देव पर अपनी गहरी नजरें टिकाए हुए थे। फिर देव ने अपनी तेज आवाज में आगे कहते हुए कहा, मुझे आप सभी के कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए पर उसके साथ ही साथ मुझे इस कंपनी के सारे शेयर्स भी चाहिए। सागर मुस्कुराया कर बोला, तुम्हें उस कंपनी के सारे शेयर्स क्यों चाहिए? क्या तुम्हारा इरादा उस कंपनी को खरीदने का है? देव सागर की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोल, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है। मैंने तुमने जो कुछ भी कहा मैं वो सब करूंगा, पर मुझे तुम सभी के शेयर्स के साथ साथ मुझे उस कंपनी के भी शेयर्स चाहिए। सागर मुस्कुराते हुए बोला, ओह ठीक है, जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे, पर बदले में तुम्हें उस लड़की से शादी भी करनी होगी और फिर हम तुम्हारी शादी की सुहाग रात के दिन ही सारे कॉन्ट्रैक्ट और शेयर्स देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर ये तय रहा, हमारी डील तभी फाइनल होगी जब मेरी शादी उस लड़की से होगी। उद्धरण चिन्ह। देव ने नॉर्मल ड्रिंक पीते हुए कहा। देव के चेहरे के भाव कुछ उदासी के थे तो कुछ पाने की खुशी के थे और उसकी गहरी काली नजरें अभी भी आध्या पर टिकी हुई थी। इतने में अंग एवं की मां उर्मिला देव के पास आकर देव से कहने लगी, देव तुम चाहो तो इस पार्टी में अपने लिए लड़की पसंद कर लो। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला देव के शादी न करने से बहुत परेशान थी और वो चाहती थी कि देव की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वही देव की नज़र अभी भी आध्या पर टिकी हुई थी और वो आध्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे वह लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बने। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर उर्मिला उस तरफ देखने लगी और सामने बैठी लड़की आध्या थी। उर्मिला को आध्या एक नज़र में ही पसंद आ गई, जिससे उसने सोचा कि एक बात वो देव की पसंद की लड़की को देव की लाइफ में लाए, फिर वो अपने तरीके से देव की शादी भी उसी लड़की से करवा देगी। ये सोचकर उर्मिला सामने की तरफ जाने लगी और वहां आध्या अपने फोन पर बिजी थी। तभी उर्मिला के फोन पर किसी का कॉल आया, जिससे वो थोड़ी दूरी पर जाकर फोन पर बात करने लगी। थोड़ी ही देर में उर्मिला बात करने के बाद सामने की तरफ देखने लगी, जहां पर अब आध्या की जगह आन्या बैठी थी, क्योंकि आध्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी और उसकी जगह पर आन्या आकर बैठ गई। उर्मिला आन्या के पास आए और कहने लगी, हेलो। उद्धरण चिन्ह। आन्या जो अपने फोन पर लगी थी वो अपने सामने किसी औरत को देखकर पूछती है, क्या चाहिए आपको? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उर्मिला ने जवाब दिया, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर आन्या मन ही मन सोचने लगी कि आंटी को उससे क्या बात करनी है, पर उसने उर्मिला से कुछ कहा नहीं और उर्मिला ने शांत आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो आन्या जाना नहीं चाहती थी, पर वो क्यूरियस थी कि आंटी उससे क्या बात करना चाहती है, जिससे वो उर्मिला के पीछे बाहर आई और आन्या ने पूछा, कहिए आंटी आपको मुझसे क्या बात करनी है? उद्धरण चिन्ह। उर्मिला ने ज्यादा वक्त गवाए बिना कहा, तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बन जाओ और बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पैसा नाम रुतबा तुम्हें जो भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आन्या को ये सुनकर गुस्सा आया, आखिर वो कैसे ऐसे ही किसी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, जिससे वो उर्मिला को सुनाने लगी, आंटी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना, आपने क्या सोचकर मुझसे ये कहा? उद्धरण चिन्ह। वही उर्मिला ज्यादा बात न करते हुए उसने अपने छोटे पर्स से कार्ड निकाल कर आन्या के हाथ में थमा दिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उर्मिला वहां से चली। यजी वही आन्या उर्मिला के बारे में सोचते खुद से कहने लगी, अजीब औरत। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद आन्या जाने लगी, तभी उसका दोस्त नुकाल आन्या के पास आया। नुकाल का चेहरा उदासी से भरा था, जिसे आन्या ने नुकाल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ नुकाल, तुम इतने उदास क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नुकाल ने उदासी से कहा,
मेरी मॉम को ब्लड कैंसर है और उनका ऑपरेशन कराने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनकर आन्या के चेहरे पर उदासी छा गई और नुकाल आन्या के गले से लगते हुए बोला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो शायद मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आन्या के लिए नुकाल उसका कोई दोस्त नहीं था, वो मन ही मन नुकाल को पसंद भी करती थी, इसलिए उसे नुकाल की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी, जिससे आन्या उसे दिलासा देते हुए कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुबह हो गई थी और आन्या ने पूरी रात तक ये सोच लिया था कि उसे उर्मिला से बात करनी चाहिए। हाँ, वो नुकाल को पसंद करती थी, जिससे वो नुकाल की तकलीफ नहीं देख सकती थी, इसलिए आन्या ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। आन्या ने कॉल करके उर्मिला से मिलने के लिए कहा और उर्मिला ने आन्या को एक होटल में बुलाया। आन्या को बुरा तो लग रहा था कि वो जिसे पसंद करती है उसके खातिर एक अजनबी की गर्लफ्रेंड बनेगी, पर उसने ये सोच लिया था। फिर आन्या उर्मिला से एक होटल में मिलने आई। दोनों आमने सामने बैठे थे और आन्या ने शांत आवाज में कहा, मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं, पर बदले में आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला इस बात को तुरंत ही मान गई थी, क्योंकि देव ने पहली बार किसी लड़की के लिए हाँ कहा था। उर्मिला ने पैसे देने के लिए हाँ कह दिया और शाम के वक्त अपने बेटे से मिलने के बारे में कहा। आन्या ने ठीक वैसा ही किया। वो शाम होते ही एक होटल के कमरे के बाहर पहुंची। वही रूम के अंदर देव एक सोफे पर बैठा था और वो बेसब्र था। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और कमरे में आन्या आई। देव ने एक नज़र ऊपर करके आन्या की तरफ देखा और अब वो समझ गया कि ये वो लड़की नहीं है जो उसे चाहिए। वही आन्या देव को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद उर्मिला ने उससे डील की है तो कोई ठीक लड़का नहीं होगा, पर उसके सामने तो देव ओबरॉय था, जिससे आन्या ने मन ही मन कहा, क्या सच में मैं देव की गर्लफ्रेंड हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद आन्या चेयर पर आकर बैठ गई और उसने देव से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। आन्या इतना ही कह पाई थी कि इतने में देव ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे तुम नहीं तुम्हारी बहना आध्या पसंद है। उद्धरण चिन्ह। देव ने आध्या के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो जान गया था कि आध्या का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन देव को आध्या चाहिए थी, जिससे उसने प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है। वही आन्या में देव से घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी बहन का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। उद्धरण चिन्ह। देव ने ये सुनकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर मेरी बहन इसके लिए नहीं मानेगी, आन्या ने कहा, जिससे सुनकर देव ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम वही करो। इतना कहकर देव ने आन्या को समझाया कि उसकी हर कोई पार्टी में या फिर वो जब भी उसे मिलने के लिए बुलाए तो वो अपनी जगह पर आध्या को भेज दे। ये सुनकर आन्या को काफी अजीब लगा, पर देव ने समझाया कि वो वक्त रहते आध्या को अपना बना लेगा। आन्या को देव ने अपने जाल में फंसा दिया था, जिसे आन्या पूरी तरह से ये समझने लगी कि देव आध्या को पसंद करता है। और आन्या इस बात के लिए इसलिए मानी क्योंकि आध्या का बॉयफ्रेंड लक्ष्य उसकी वजह से बना था, जिससे आन्या ने सोच लिया कि जिस तरह से के देव कह रहा है वही करेगी, और उसने हर वक्त हर समय जैसा देव ने कहा वैसा ही कहा। पार्टी या किसी भी फंक्शन में आन्या ने अपनी जगह पर आध्या को भेजा, वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर। इसी तरह से देव ने अपने प्लान को अंजाम दिया और आन्या भी उसके जाल में फंस गई। _ फ्लैशबैक एंड देव इसी सोच में डूबा हुआ था कि आन्या ने देव को टोकते हुए कहा, मुझे तो डर है कि कहीं आध्या मेरे मम्मा पापा को सच न कह दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव अपने ख्याल से बाहर आया और आन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम अपने घर जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। 7 वाली वाइफ। इश्क एक दिल AP7 दिल वाली वाइफ। एक हफ्ते बाद। एक हफ्ता बीत गया था और शादी के फंक्शन आज से स्टार्ट हो गए थे, और इसी एक हफ्ते के बीच आध्या की फैमिली से आध्या की ठीक से बात भी नहीं हुई थी, और ऊपर से देव का उससे शादी करने के लिए फोर्स करना एक मुसीबत बन गया था आध्या के लिए। असल में आध्या को देव की तरफ से एक दूसरी भी वार्निंग मिली थी।
कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया जिसे शादी में रुकावटें आई तो वो ऐसा कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा जिसका नुकसान आध्या के घर वालों को उठाना पड़ेगा। एक हफ्ते से आध्या सहमी हुई थी और आज रात आध्या और देव का संगीत फंक्शन रखा गया था, तो बस घर में एसी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। आध्या अपने कमरे में बिस्तर पर पेट के बल सो रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, ये सोचने पर मजबूर थी। आध्या अपनी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके कमरे में प्रिया आए और आध्या के पास आती हुई बोली, आध्या, शोभना बुआ ने कहा कि तुम जल्दी से तैयार होने के लिए रेडी रहो, तुम्हें तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आने वाली है। ये सुनकर आध्या उठ गई और प्रिया की तरफ देखकर बोली, ब्यूटिशियन को मैंने नहीं बुलाया, फिर ये ब्यूटिशियन क्यों आएगी मुझे तैयार करने के लिए? प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे लिए ब्यूटिशियन को यहाँ तुम्हें तैयार करने के लिए वो भेज रही है। और हाँ, बुआ ने कहा कि तुम बिना कोई भी गड़बड़ या फिर आनाबानी किए चुप होकर तैयार हो जाना। आध्या का ये सुनकर मन बुझ सा गया और वो प्रिया की तरफ अपनी उदासी से भरी नजरों से देखने लगी और फिर बोली, क्या मम्मा पापा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? प्रिया आध्या को उदास देखकर उससे नॉर्मल करने के लिए बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, अगर वो तुमसे नाराज होते तो शायद तुम्हारी शादी की भी तैयारी नहीं करते, बस कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है, बस यही हुआ है, वो जल्द ही तुमसे बात करेंगे। ये सुनकर आध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उठ गई और वो प्रिया की तरफ देखकर शांत स्वर से बोली, ठीक है, अगर मम्मा ने कहा है कि मैं बिना किसी आना बानी किए तैयार हो जाऊं तो मैं यही करूंगी। कब आने वाली है ब्यूटिशियन? इसी शाम 5 बजे तक। ये सुनकर आध्या ने नॉर्मल टोन से कहा, अभी तो काफ़ी वक्त है, तब तक मैं कॉलेज जानकर आती हूँ, वैसे भी काफ़ी दिन से नहीं गई। प्रिया आध्या की बात सुनकर उसे कॉलेज जाने से टोकना चाहती थी, पर वो ऐसा कुछ कह नहीं सकी और आध्या जल्दी से तैयार होकर अपना बैग लेकर नीचे आई। घर में भी शादी की तैयारी हो रही थी। शोभना जी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी आरती की थाली सजा रही थी और नानी एक तरफ घर का फोन लेकर सभी को आध्या की शादी में आने के लिए इनवाइट कर रही थी, जिसे वो इनवाइट करना भूल गई थी। सबसे ज्यादा नानी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वो सच में खुश भी थी। आध्या नीचे आकर एक नज़र फिर सामने की तरफ देखती है, जहां लिविंग रूम के सोफे पर समीर और अनुपम जी बैठे थे। समीर और अनुपम जी के बीच बात हो रही थी। अनुपम जी समीर से कह रहे थे कि देव से वो बात करके आया या फिर नहीं। ये सुनकर समीर ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ पापा, मैं उनके ऑफिस गया था और मैंने उनसे बात की थी कि शादी में जितना भी खर्च होगा वो हम करेंगे, पर देव ने साफ मना कर दिया पैसा लेने से। अनुपम जी पहले से जानते थे कि यही होगा, पर उनका फर्ज था अपनी बेटी की शादी को कराना, इसलिए उन्होंने ये समीर के साथ कह लाया था और उर्मिला ने उनसे पहले ही कह दिया था कि देव की शादी एक विला में होगी और उन्हें किसी भी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और सारे फंक्शन भी वहीं होंगे। आध्या ने सबकी तरफ देखा और फिर धीमी गति के साथ बाहर की तरफ जाने लगी और शोभना जी का ध्यान भले ही थाली सजाने में था, पर वो अच्छे से नोटिस कर रही थी आध्या को वहां खड़े देखकर, और वो आध्या को बाहर की तरफ जाते हुए देखकर बोली, तुम कहाँ जा रही हो? आध्या ये सुनकर रुक गई और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सबकी नजरें आध्या पर चली गई और शोभना जी उससे डांटती हुई बोली, तुम्हें पता है कि आज से तुम्हारे शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और तुम्हें बाहर जाना है? पर मम्मा, आध्या ने इतना कहा था कि शोभना जी प्रिया की तरफ देखकर बोली, इसे कह दो कि ये शादी होने से पहले कहीं नहीं जाए, शादी हो जाने के बाद इसे जहाँ जाना हो वो वहाँ जा सकती है। ये सुनकर आध्या को काफी बुरा फील होने लगा था, पर अब उसकी माँ ने ये कह दिया था, इसलिए वो बिना देरी किए भागती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई थी। देव और आध्या दोनों के घर वालों ने विला जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इधर आध्या को ब्यूटिशियन ने तैयार कर दिया था। आध्या ने ग्रीन कलर सिवलेस वही लहंगा पहना था जो उसने मॉल में ट्राई किया था। आध्या के बाल खुले हुए थे और नीचे से कली किए हुए थे और चेहरे पर मेकअप और माथे पर ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी उसके लुक को काफी अट्रैक्टिव बना रहे थे। आध्या ने लहंगे पर सिर्फ इयररिंग्स वेयर किए थे और आध्या का चेहरा मुरझाया हुआ था, फिर भी उसके तैयार होने से वो जच रही थी। रात का समय हो गया था और सभी विला में आ गए थे।
विला के बाहर काफी खूबसूरत गार्डन था और काफी खूबसूरती से सजाया गया था। और ये विला किसी और का नहीं बल्कि सागर का ही था, जिसकी मरम्मत देव ने कराई थी। आध्या की पूरी फैमिली भी यहाँ आ गई थी और देव की फैमिली भी यहाँ आ गई थी। काफी सारे मेहमान भी आ चुके थे और साइनी, सौम्या, नोमान, रोहित, राहुल सभी एक से बढ़कर एक लग रहे थे। संगीत फंक्शन था तो यहाँ दासम होना आम था और सभी ने अपना डांस पार्टनर चूज कर लिया था। पर यहाँ मौजूद नहीं था तो वो सिर्फ देव था। देव अभी तक आया नहीं था। आध्या अपने दोस्तों के पास खड़ी थी। वैसे तो आध्या अपनी ये अनचाही शादी में किसी को भी इनवाइट नहीं करना चाहती थी, पर आध्या की शादी की बात सभी को पता चल गई थी, इसलिए आध्या ने सभी को इनवाइट किया था। आध्या वही गार्डन में चेयर पर बैठी थी और उसके सारे दोस्त उसे धैर्य कर बैठे थे। एक दोस्त आध्या से नाराजगी जताती हुई बोली, आध्या ये क्या बात हुई? पिछले आधे घंटे से हम देव का इंतजार कर रहे हैं पर देव अभी तक आया नहीं। आध्या इन सभी की बातों से परेशान हो चुकी थी और आध्या की परेशानी वही खड़ी प्रिया अच्छे से भांप चुकी थी कि तभी प्रिया की नज़र गेट की तरफ गई और वो खुश होते हुए बोली, वो देखो देव आ गया। सबकी नज़रें देव पर जा टिकी। देव ने आध्या के लहंगे से मिलता जुलता कुर्ता पजामा पहना था और उसकी मस्कुलर बॉडी कुर्ता पहनने के कारण बाहर तक शो हो रही थी और देव का एटीट्यूड हमेशा की तरह उसके चेहरे पर झलक रहा था। आध्या के दोस्तों की नज़र देव से हटी नहीं रही थी और आध्या ने भी प्रिया के तेज आवाज में बोलने से वो भी उसी ओर देख रही थी। एक पल लिए आध्या भी देव से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी, पर उससे जैसे ही याद आया कि देव के कारण उसके माँ और पापा ने बात करना बंद कर दिया है, उससे वो गुस्से से देव को देखकर एक झटके से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है और आध्या की दोस्त देव को निहारती हुई बोली, वाओ ये देव कितना हैंडसम लग रहा है। उसकी दूसरी दोस्त भी साथ देती हुई बोली, हाँ ये देव रियल में काफी हैंडसम है और देखो आध्या से भी ज्यादा देव काफी हैंडसम दिखाई दे रहा है। ये सुनकर तो जैसे आध्या को गुस्सा आने लगा, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी देव को अपने आप से कंपेयर करना और ऊपर से देव की तारीफ सुनना। आध्या ने गुस्से से अपनी दोस्त की तरफ देखा, मानो वो उससे कच्चा ही निगल जाएगी, पर वो वहाँ जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करती है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। प्रिया को हंसी आ रही थी आध्या की बेइज्जती होते देख और वो आध्या के शोल्डर पर अपना हाथ रखती हुई चिढ़ाने के अंदाज में बोली, आध्या देखा तुम्हारे कंपैरिजन में देव तुमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम है। देव को अपने से दूर नहीं जाने देना वरना देव को तुम्हारी दोस्त ही पटा लेगी। आध्या अपने शोल्डर उचकाती है और गुस्से भरी नज़रों से प्रिया की तरफ देखने लगी और प्रिया अपनी नज़रें चुराने लगी और देव आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा और वो कॉल रिसीव कर वहीं थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगा। सामने देव का असिस्टेंट फ़हीम था जो कि देव से नाराज़ होते हुए बोला, सर मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है और मुझे आपकी संगीत पार्टी में आना है, प्लीज़ क्या मैं वहाँ आ सकता हूँ? देखिए सर मना करिए, मुझे भी एंजॉय करना है। आपने कितने महीनों से मुझे एक भी लीव नहीं दी, बस अभी आज तो दीजिए प्लीज़ सर, मना मत करिए प्लीज़। फ़हीम नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और देव को उसकी बात सुनकर नॉर्मल टोन से बोला, तुम आ सकते हो लेकिन ध्यान रहे कि मीटिंग में एक भी गलती ना हो, सारे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके आना। फ़हीम खुश हो गया और वो खुश होते हुए बोला, थैंक यू सर। ये सुनकर देव ने बिना फ़हीम से दूसरी बात किए कॉल कट कर दिया और फिर वो पीछे मुड़ गया। जैसे ही देव पीछे मुड़ा वैसे ही उसके सामने सागर था। सागर को देखकर देव की भौहें ऊपर को उठी, मानो देव कहना चाहता हो कि तुम मेरे पीछे खड़े रहकर मेरी बात सुन रहे थे। सागर के हाथ उसकी जेब में थे और वो मुस्कुराते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें देव ओबरॉय कभी अपनी बातों से मुकरता नहीं और ना ही कभी हार मानता है। देव के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो सागर से उसके ही टोन में जवाब देते हुए बोला, मैंने कभी हार जाना सीखा ही नहीं। सागर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपना एक हाथ जेब से निकाल कर देव से अपने हाथ का इशारा करते हुए बोला, वैसे तुम अपनी होने वाली वाइफ से नहीं मिलाओगे, आई मीन डील पर होने वाली वाइफ। दिल पर होने वाली वाइफ, इस सब को सागर ने काफी जोर देते हुए बोला था, जिसका असर देव को जरूर हुआ था और देव को गुस्सा भी आ रहा था, पर वो सागर के सामने इस वक्त कुछ नहीं कह सकता था। आखिर सागर तो उसका दिल करने का एक जरिया था और वैसे भी सागर ने जो बात कही थी वो सच भी तो थी।
लेकिन देव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे और उसने अपने अंदाज में कहा, तुम तब तक एंजॉय करो, मैं अपनी होने वाली मिसेज ओबरॉय को लेकर आता हूँ। देव ने मिसेज ओबरॉय लंबा खींचते हुए बोला था, ताकि सागर को समझ आए कि आध्या उसकी होने वाली भी वाइफ है। देव इतना बोलकर वहां से चला गया और इधर आध्या अपने दोस्तों के साथ अभी भी खड़ी थी और दोस्तों के बीच अभी भी जिक्र देव का हो रहा था और आध्या देव की तारीफ सुनकर बोर हो गई थी, जिसे उसने सबकी तरफ देखकर कहा, प्लीज अब देव की तारीफ करना बंद करो और यहाँ मुझे चैन से खड़े रहने दो। ये सुनकर उसकी दूसरी दोस्त बोली, क्यों, तुम्हारी रेटिंग देव के सामने गिरती जा रही है, इसलिए तुम्हें देव की तारीफ नहीं सुननी? हाँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं है किसी की तारीफ मुझसे ऊपर होना, आध्या ने चिल्लाकर कहा और सारे दोस्त उसके आध्या के पीछे खड़े शख्स को देखकर चुप हो गए थे और आध्या सभी को खामोश देखकर बोली, अब क्यों तुम सभी की बोलती बंद हो गई, बोलो अब क्या हुआ? आध्या ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा और प्रिया आध्या को पीछे देखने का इशारा करती है, जिसे आध्या पीछे मुड़ गई और अपने सामने वो देव को पाती है, जिसे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो बिना पलके झपकाए देव की तरफ देखे जा रही थी और देव सभी को इग्नोर करते हुए आध्या का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा और ये देखकर आध्या की एक दोस्त बोली, अब तो आध्या गई। सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगे थे और इधर देव आध्या को थोड़ी दूरी पर ले जानकर अपनी शांत आवाज में कहने लगा, शोभ अब तुम यहाँ ऐसा कुछ भी मत करना जिसे मुझे गलत करने में थोड़ी भी देर न लगे। इस वक्त आध्या का बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और देव आध्या से कुछ और भी कहने वाला था कि तभी देव की नज़र आध्या के दाहिने शोल्डर पर गई, जिसे देखकर देव का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसके हाथों की मुट्ठियां भींचने लगी थी और देव आध्या से कुछ और भी कहने वाला था कि तभी देव की नज़र आध्या के दाहिने शोल्डर पर गई, जिसे देखकर देव का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसके हाथों की मुट्ठियां भींचने लगी थी और आध्या के शोल्डर पर एल नाम का डिजाइन किया हुआ एक छोटा सा टैटू था, जिसे देखकर देव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। टैटू को देखकर देव बहुत ही गुस्से में आ गया था। देव उस टैटू को धुरे जा रहा था, मानो वो टैटू ना होकर उसका कोई दुश्मन हो, और वो अपने आप पर से काबू खोता गया और देव ने गुस्से में आकर अचानक से जहां आध्या का एल नाम का टैटू था वहां अपना हाथ रख दिया और टैटू को अपने नाखून से घिसने लगा। वो बहुत ही बेरहमी से उस टैटू को अपने नाखून चुभा रहा था और आध्या अचानक से देव की इस हरकत से चौंक सी गई और उससे अपने शोल्डर पर बहुत तेज दर्द होने लगा था और वो अपने गुस्से पर काबू खोने ही वाली थी कि उसकी नज़र वहां मौजूद लोगों पर गई, जिसकी वजह से वो धीरे से लेकिन गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, अपना हाथ हटाइए प्लीज। देव को तो जैसे आध्या की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी और वो आध्या के शोल्डर से अपना हाथ हटाता है और आध्या अपने दूसरे हाथ से अपने शोल्डर पर से हिलाने लगी थी कि देव ने एक झटके से आध्या का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगा। आध्या को देव का इस तरह से पकड़ना बिल्कुल एक टॉर्चर के जैसा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी वहां सभी के होने की वजह से, और वो देव के इस तरह से खींचने से वो उसके पीछे ही चलने लगी थी और वो ये भी सोचने लगी थी कि अचानक से देव को क्या हो गया कि वो उससे इस तरह से पेश आने लगा। देव आध्या को विला के अंदर जबरदस्ती लेकर आया और वो काफी लंबे कदम भर रहा था, जिसे आध्या देव के पीछे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। यही समझ लीजिए कि देव उससे खींच रहा था और आध्या मजबूरन उसके पीछे खींचे चले जा रही थी। देव ने विला का एक लग्जरियस कमरे को एक तेज आवाज के साथ खोल दिया और आध्या को कमरे में लेकर आ गया और 4 कदम आगे बढ़कर उसने एक झटके से आध्या को आगे किया और आध्या को धक्का दिया, जिसे आध्या लड़खड़ा गई और वो बिस्तर पर जा गिरी। देव ने आध्या को धक्का बहुत तेजी से धक्का दिया था। ये तो अच्छा था कि सामने बेल था, इसलिए आध्या को चोट नहीं लगी, वरना आध्या को जरूर नीचे गिरने से चोट लग सकती थी। और देव आध्या को धक्का देने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है और जितना हो सके वो अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता है और फिर वो कमरे की खुली खिड़की तरफ बढ़ गया और अपने पॉकेट में से एक सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसमें से सिगरेट लेकर फिर वो सिगरेट को जलाता है और पीने लगा। वो जितना हो सके उतना अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो गुस्से में आकर आध्या को कोई तकलीफ न पहुंचाए।
आद्या बेड पर से उठने की कोशिश करते हुए देव के इस बर्ताव से गुस्से में आ गई और बोलने लगी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक तो मुझसे मेरी मर्जी के बगैर शादी कर रही हो और जब चाहो अपनी मनमानी करते रहते हो। देव आद्या की सारी बातों को इग्नोर करते हुए सिगरेट पीते हुए शांति की भावनाओं से बोला, तुमने अपना टैटू अभी तक रिमूव क्यों नहीं किया? पहले तो आद्या समझ नहीं पाई, लेकिन उसे याद आया कि देव अपने नाखून उसके शोल्डर पर घिस रहा था। वो याद आते ही आद्या अपने शोल्डर की तरफ देखने लगी और उसे याद आया कि जब वो लक्ष्य के साथ थी तब लक्ष्य ने उससे जिद करते हुए उसके शोल्डर पर ये टैटू बनाया था। वैसे तो उस वक्त आद्या का कोई इरादा नहीं था टैटू बनाने का, लेकिन लक्ष्य उसे जबरदस्ती उसके शोल्डर पर अपने नाम का पहला अक्षर का टैटू बनवा ही लेता है, आद्या को इमोशनल ब्लैकमेल करके। आद्या अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी उससे देव की आवाज़ सुनाई देती है। देव अपनी सिगरेट पीना जारी रखते हुए ये बोला, कल इसे तुम रिमूव करा लेना, मुझे कल तुम्हारे शोल्डर पर ये दिखना नहीं चाहिए। आद्या को देव के ये तेवर देखकर ही गुस्से में आ गई थी और उसने मना करते हुए कहा, कभी नहीं, मैं इससे रिमूव नहीं करूंगी, ये मेरे प्यार की निशानी है। वैसे तो आद्या देव से ये सब नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उसे देव के तेवर देखकर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू ना रख सकी और उसके मन में जो कुछ भी आया वो बोलती रही। आद्या की बात सुनकर देव का गुस्सा उसके सर पर सवार हो गया था और उसने अपने कदम आद्या की ओर बढ़ाए। देव आद्या के सामने जानकर खड़ा हो गया और फिर बिना वक्त गंवाए अपना हाथ आगे करके आद्या को खींचकर अपने करीब करता है और आद्या की ठुड्डी को गुस्से में पकड़कर अपने दांत बिछते हुए गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। आद्या को अपनी ठुड्डी पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो देव के हाथ हटाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रही। फिर वो जैसे तैसे करके देव के हाथ को एक झटके से झटकती है और देव को थोड़ा दूर धकेलते हुए चिल्लाई, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, ये मेरे प्यार की निशानी है और मैं इसे रिमूव कभी नहीं कराऊंगी, समझे तुम? देव आद्या की बात सुनकर गुस्से में आद्या को उससे खींचते हुए उससे दीवार के सहारे सटा देता है और आद्या कुछ बोल पाती इससे पहले देव के हाथ में जो जली हुई सिगरेट थी वो आद्या के शोल्डर की तरफ ले गया और एल नाम के टैटू पर रख दिया और बेदर्दी से वो उस टैटू पर सिगरेट को फिराने लगा। आद्या को जलन हो रही थी, वो देव को धक्का देना चाहती थी, लेकिन देव ने एक हाथ से आद्या को काफी मजबूती से पकड़ा था जिसे आद्या वहां से हिल भी नहीं पा रही थी और न ही देव को अपने से दूर कर पा रही थी। आद्या चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, पर देव को तो जैसे उसकी चीख से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और देव ने सोचा था कि वो अपने गुस्से को अपने समित रखेगा और आद्या पर गुस्सा नहीं करेगा, पर आद्या के इस तरह से जवाब देने से वो अपने आप पर से काबू खो चुका था और वो इतना बेरहम हो गया था कि वो उस टैटू को आद्या के शरीर से अलग करना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी चीज पर किसी का हक नहीं पसंद था और अब आद्या उसकी थी, फिर वो कैसे अपनी चीज पर किसी और का नाम बर्दाश्त कर सकता था। और जब देव ने देखा कि एल नाम का नामो निशान नहीं है, तभी आद्या के शोल्डर पर से उसने सिगरेट हटाकर वहीं फेंक दी और देव ने अब आद्या को अपनी तरफ किया और कहा, देव ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है, जितना तुम जल्द ही समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहने के बाद देव आद्या को अपने आप से दूर करता है और फिर बिना आद्या की तरफ देखे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है। आद्या के आंसू लगातार बहे जा रहे थे और वो देव को जाते देखकर चिल्लाई, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे आज़ाद करो। देव अपने कदम रोक लेता है और वो आद्या की तरफ देखकर बोला, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, अब कोई अपनी ही प्रॉपर्टी को कैसे जाने दे सकता है? इतना बोलकर देव आद्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगा और फिर अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, जल्द ही नीचे आ जाना अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली का मजाक ना बनाना हो तो। इतना कहते ही देव कमरे से बाहर निकल गया और उसने कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद कर दिया, जिसे आद्या की आंखें डर के मारे झपकने लगी थी। आद्या को इन सब में सबसे ज्यादा गलती लगी थी तो वो अपनी बहन आन्या की, और वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ अपनी बहन के झूठ और फ्रेब से बनी थी, जिसे याद करके आद्या को सबसे ज्यादा बुरा फील हो रहा था और आन्या पर उससे भी गुस्सा आ रहा था और वो आन्या को इन सब चीज़ों में कसूरवार मानती थी।
अगर आन्या ने पैसे नहीं लिए होते तो शायद देव उसे प्रॉपर्टी नहीं मानता और न ही उस पर इस तरह से हक जमाता। सौम्या की नज़रें काफ़ी समय से गेट की ओर थी और वो समीर का इंतज़ार कर रही थी। सौम्या ने समीर को हर जगह पर ढूंढ लिया था, विला के बाहर, विला के पीछे, यहाँ तक कि गार्डन के चारों ओर भी, लेकिन उसे समीर कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसे वो ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि समीर अभी तक आया नहीं। सौम्या समीर का इंतज़ार करते हुए अपनी नज़रें गेट की तरफ किए हुए थी और समीर सामने अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। समीर के साथ 3 लड़के और थे और 4 लड़कियां और एक लड़की ने समीर की बाहें पकड़ी हुई थी और दूर खड़ी सौम्या ने ये देख लिया था। सौम्या के चेहरे पर जो चमक थी वो अब गायब हो गई थी, उसकी जगह उदासी ने ले ली थी और उसका दिल बैठा जा रहा था। समीर बातें करता हुआ आगे चल रहा था और वो बीच बीच में किसी बात से मुस्कुरा भी रहा था और सौम्या को समीर का किसी के साथ इतने फ्रेंडली पेश आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो समीर की तरफ से अपनी नज़र हटा लेती है। और इधर समीर, जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ अंदर आ रहा था, उसकी नज़र सामने की तरफ गई और वो वहीं रुक गया, क्योंकि समीर ने अपने कदम इसलिए रोक दिए थे क्योंकि सामने सौम्या ने ब्राउन कलर का गाउन, ब्राउन लिपस्टिक और सौम्या ने अपने खुले बाल रखे थे और आंखों ने थोड़ा काजल भी लगाया था। वैसे तो सौम्या को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने हल्का सा मेकअप आज किया हुआ था, वरना वो बिना मेकअप भी खूबसूरत ही लगती थी। वो वैसी ही तैयार हुई थी जैसा समीर मॉल में अकेले अकेले बड़बड़ा रहा था। समीर काफ़ी देर से बिना पल के झपकाए सामने की तरफ देख रहा था और वो होश में तब आया जब उसे अपनी आंखों में जलन का एहसास हुआ और वो बार बार अपनी आंखें मिचते हुए बड़बड़ाने लगा, ये सौम्या तो बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है जैसा मैंने सोचा था। च8 परफॉर्मेंस AP8 इश्क एक दिल। आध्या इस कमरे में काफ़ी देर तक रोती रही, उसके बाद उसने अपना चेहरा वॉश किया। आध्या के चेहरे से सारा मेकअप पानी में बह गया। आध्या के चेहरे की स्किन साफ साफ दिखने लगी और आध्या के रोने की वजह से उसके गाल लाल नजर आने लगे। आध्या की नाक भी हल्की लाल दिखने लगी। आध्या की आंखें सूजी हुई थीं और आध्या ने मिरर में अपने आप देखा। फिर कुछ पल ऐसे ही देखे रहने के बाद अपने आप को उसने संभाला, फिर बाहर आ गई। आध्या के चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि वो काफ़ी रोई थी, लेकिन आध्या जानती थी कि वो जितना अकेली रहेगी उतना वो खुद को रोने से रोक नहीं सकेगी, इसलिए वो बाहर गार्डन में आए और एक जगह पर जानकर खड़ी हो गई। आध्या को वहां खड़े रहे कुछ पल बीते होंगे कि वहां प्रिया आए और बोली, आध्या तुम देव के साथ कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। आध्या प्रिया की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? हाँ, वो देव की मॉम तुम्हें बुला रही थी इसलिए, प्रिया ने जवाब देते हुए कहा। आध्या अपनी नज़रें फेरते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, अगर वो दोबारा तुमसे मिले तो तुम उनसे कह देना कि मैं तुम्हें कहीं नहीं मिली। प्रिया आध्या को ढूंढने लगी, फिर बोली, आध्या ये क्या जवाब हुआ? तुम कहीं मिली नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है? उद्धरण चिन्ह। आध्या गहरी सांस लेकर बोली, प्रिया मेरा सर दर्द कर रहा है तो तुम प्लीज अभी इस वक्त ये सब मुझसे बेहस मत करो। प्रिया आध्या को गौर से देखने लगी, फिर आध्या के चेहरे को देखकर उसने कहा, आध्या तुमने अपना मेकअप क्यों रिमूव कर दिया? तुम काफ़ी अच्छी लग रही थी। आध्या ने उदास होकर कहा, मुझे मेकअप से घुटन होने लगी थी इसीलिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। प्रिया आध्या के चेहरे को और नज़दीक से देखने लगी, जिसे आध्या अपनी नज़रें चुराने लगी और प्रिया आध्या से कोई सवाल कर पाती इससे पहले वहां रोहित आया और प्रिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, हे ब्यूटी, मैं तुम्हें कब से भी ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थी? चलो अब हमारे डांस परफॉर्मेंस की बारी है। प्रिया और रोहित ने डिसाइड किया था कि हम दो एक साथ डांस करेंगे और दोनों ने उसकी तैयारी भी कर ली थी। प्रिया रोहित से हाथ छुड़ाती हुई बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक जाओ और डांस करने के लिए तैयार हो जाओ। रोहित प्रिया का हाथ मजबूती से पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम मुझे एक बार अपना डांस पार्टनर चूज करोगी तो फिर मैं तुम्हें पीछे हटने नहीं दूंगा। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, प्रिया कहती रह गई पर रोहित ने एक भी नहीं सुनी और प्रिया को अपने साथ ले गया। आध्या वहां से सामने की तरफ जाने लगी जहां उसकी सारी दोस्त खड़ी थी। इधर समीर ने सौम्या को देखकर उसके दोस्तों की तरफ देखा, फिर वो सभी को अपने साथ चलने के लिए बोला। जिस लड़की ने समीर की बाहें पकड़ी थी वो लड़की भी समीर के साथ चल रही थी।
और उसके साथ कदम से कदम मिला रही थी। इधर सौम्या बेचैन होने लगी ये सोचकर कि समीर किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होगा। यही सोचकर सौम्या का दम घुटने लगा। फिर वो वहां से जाने लगी। तभी समीर काफी नजदीक आ गया और समीर सौम्या को वहां से जाती हुए देखकर उसके के पास आते हुए बोला, सौम्या कहाँ जा रही हो तुम? समीर की आवाज सुनकर सौम्या रुक गई। पीछे मुड़कर समीर की तरफ देखने लगी। समीर के साथ साथ उसके दोस्त भी आ रहे थे। ये देखकर सौम्या और उदास हो गई। समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी और वो सौम्या के पास आकर खड़ा हो गया। समीर अपनी धीमी आवाज में बोला, तुम बिल्कुल मैंने जैसा सोचा था वैसी लग रही हो। समीर ने ये बात एक्साइटमेंट से कह दी, इसलिए उसे ध्यान नहीं रहा कि वो क्या बोल गया, और जब बोल गया था तब उसे ख्याल आया कि उसने सबके सामने क्या जाहिर कर दिया। समीर अपनी बात को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है कि तुम इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हो। सौम्या के चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट आ गई। उसने समीर से नॉर्मली थैंक यू बोला और फिर सौम्या वहां से जाने लगी कि तभी समीर ने रोकते हुए सौम्या से कहा, सौम्या कहाँ जा रही हो तुम? मेरे दोस्तों से मिलना नहीं चाहोगी? सौम्या तो वैसे भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, पर वो सभी के सामने मना कैसे कर सकती थी, इसलिए उसने समीर की तरफ देखकर हाँ कहा। फिर समीर अपने दोस्तों से मिलवाने लगा। समीर ने अपने सारे दोस्तों से मिलवाया। फिर बारी उस लड़की की थी जिस लड़की ने समीर की बाहें पकड़ी थी। उसे देखकर सौम्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर वो मन ही मन यही मिन्नतें करने लगी कि समीर कुछ ऐसा ना कहे इस लड़की के बारे में जिसे सुनकर मुझे तकलीफ हो। कुछ पल समीर सौम्या की तरफ देखता रहा, फिर उस लड़की के सामने देखने लगा जिसे वो यहाँ लेकर आया था। फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए शांत स्वर में बोला, ये दिशा है, इन सभी की तरह ये भी मेरी क्लोज फ्रेंड है। सौम्या की आंखें चमकने लगी क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। सौम्या के चेहरे पर इतनी खुशी झलक रही थी जैसे कि उससे खोई हुई कीमती चीज फिर से मिल गई हो। फिर सौम्या मुस्कुराए और अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बिना देरी किए बोली, नाइस टू मीट यू दिशा। दिशा भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुई बोली, सौम्या मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। सौम्या के मन में जो बेचैनी पहले थी वो अब उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह पर खुशी झलक रही थी और ये खुशी समीर से भी नहीं छुपी थी। इधर आध्या अपने आप को सभी के साथ बिजी रखने की कोशिश करने लगी ताकि उसे देव के साथ रहना ना पड़े। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत खराब हो तो उसके साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही समझ लीजिए कि इस वक्त आध्या की किस्मत खराब चल रही है। आध्या अपने दोस्तों के बीच खड़ी थी कि वहां फिर से रोहित आया और आध्या के सामने देखकर बोला, दासम परफॉर्मेंस की बारी आप और देव भाई की है, तो चलिए मेरे साथ। आध्या का दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाओ वरना कहीं ऐसी जगह छुप जाओ जहाँ उससे कोई ढूंढ ना सके। आध्या घबराने लगी देव के बारे में सोचकर और अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाने लगी। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रोहित वही खड़ा था और वो आध्या को किसी सोच में डूबा हुआ देखकर वो शरारती अंदाज में बोला, आप खुद चलकर आएगी या फिर मैं देव भाई को लेकर यहाँ आऊं? आध्या रोहित को जल्दबाजी में मना करती हुई अपना सिर नामे हिलाने लगी। वैसे भी देव और आध्या दोनों में से किसी का भी मन डांस करने का नहीं था। आध्या देव से दूर रहना चाहती थी क्योंकि आध्या को देव एक जानवर से कम नहीं लग रहा था। वही देव तो वैसे भी गुस्से में था। और रोहित मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, तो फिर चलिए मेरे साथ स्टेज पर। आध्या मुश्किल से अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए अपना हाथ रोहित के हाथ पर रखा, फिर रोहित के साथ जाने लगी जबकि वो देव के पास जाने से घबरा रही थी क्योंकि उसे देव की करतूतें याद आने लगी, इसलिए उसे देव से अजीब सा डर लगने लगा। हालांकि वो देव को मुंह तोड़ जवाब देती थी, फिर भी देव था तो एक जिद्दी अड़ियल इंसान जो अपने हिसाब से चलता था, इसलिए आध्या को देव से डर लगना वाजिब था। इधर देव की भौहें सिकुड़ी हुई थी और चेहरे पर हमेशा की तरह एटीट्यूड बरकरार था। देव बार बार अपनी वॉच की तरफ देखता था। वैसे तो देव ने भी डांस करने से साफ साफ मना किया था, पर इस वक्त भी उर्मिला ने देव पर गुस्सा किया था और उसने देव से कहा कि वो सबके सामने ऐसा कुछ ना करे जिसे फैमिली का मजाक बने। आखिर देव उर्मिला का बेटा था तो कैसे एक माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी। वो अच्छे से जानती थी कि देव कैसा इंसान है। देव स्टेज पर आध्या का इंतजार कर रहा था ताकि वो जल्द से अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके फिर यहाँ से चला जाए।
रोहित आध्या को लेकर स्टेज पर आ गया और आध्या का हाथ देव के सामने बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए भाई आपकी अमानत और गुड लक, अपना बेस्ट देना ताकि सभी की नजरें आपसे हटे नहीं। देव ने रोहित को जवाब नहीं दिया था। रोहित अच्छे जानता था अपने भाई की आदत, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। रोहित स्टेज से नीचे चला गया और उसके के जाने के बाद देव ने आध्या को अपनी तरफ खींचकर अपने करीब कर लिया और जैसे ही म्यूजिक ऑन हुआ तो देव बिना इमोशन के आध्या के साथ दासम करने लगा। आध्या भी देव के साथ डांस करने में अनकंफर्टेबल फील करने लगी, पर उसने अपने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखी क्योंकि सबकी घूरती हुई नजरें दोनों पर टिकी थी। कहने को म्यूजिक रोमांटिक था, पर इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए डांस भी बेजान लग रहा था। पर सभी काफी दूर से दोनों को दासम करते हुए देख रहे थे और दोनों के चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेशन देखकर सभी को यही लग रहा था कि ये परफेक्ट जोड़ी है, जबकि अदन की बात कुछ और ही थी। देव ने मुश्किल से आध्या के साथ डांस परफॉर्मेंस खत्म किया, फिर आध्या का हाथ छोड़कर बिना आध्या को अपने साथ लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, पर कुछ सोचते हुए रुक गया। फिर आध्या की तरफ देखकर 2 कदम आध्या के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहां काफी लोग मौजूद थे, सभी देव का ये नेचर देखकर तालियां बजाने लगे। इसकी गूंज आध्या के कानों में पड़ रही थी। आध्या देव को देखकर समझ गई कि देव ये सभी को दिखाने के लिए किया, जिसका कोई मतलब उससे नहीं था। वैसे तो आध्या देव के हाथ पर अपना हाथ कभी नहीं रखती, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए उसने बेमन से अपना हाथ देव के हाथ रखा और देव बिना कुछ भी कहे आध्या को अपने साथ लेकर नीचे उतर गया। देव नीचे आकर आध्या को अपने सामने खड़े करके वहां से चला गया। आध्या देव की तरफ देखकर गुस्से में बोली, ये इंसान है या फिर कोई गिरगिट? कैसे कोई अपने रंग इतनी जल्दी बदलता है? इससे तो अच्छा गिरगिट होता है, कम से कम अपने रंग बदलने में भी थोड़ा वक्त लगाता होगा। पर यह आध्या देव को समझ नहीं पा रही थी, देव उसकी समझ से परे था। होता भी क्यों ना, क्योंकि अकेले में देव उस पर गुस्सा करता था तो सभी के सामने फॉर्मेलिटी करता। आध्या इसी सोच बुन में थी और जहां उसकी मां खड़ी थी वहां जाने लगी कि तभी समीर का एक दोस्त आध्या को रोकते हुए बोला, आध्या क्या तुम मेरे साथ दासम कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। आध्या समीर के दोस्त की तरफ देखने लगी। आध्या उस लड़के के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर वो मना नहीं कर सकी और उसके साथ डांस करने के लिए मान गई। इधर देव वही एक जगह पर जाकर एक खाली चेयर पर बैठ गया और देव के चेहरे के भाव नॉर्मल थे। देव को ये नहीं पता था कि उसके पीछे वाली चेयर पर सागर बैठा था और सागर की नजरें डांस कर रही आध्या और उस लड़के के सामने थी। सागर देव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वेस तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा कि तुम्हारी होने वाली वाइफ किसी और के साथ डांस कर रही है? देव ये सुनकर पीछे मुड़ गया और सागर की तरफ देखने लगा। सागर देव को सामने की तरफ इशारा करने लगा और देव सागर से नजर हटाकर सामने की तरफ देखने लगा। सामने काफी सारे लड़के और लड़कियां अपने पार्टनर के साथ कपल दासम कर रहे थे और बीच में थी आध्या किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी। उस लड़के ने आध्या की खुली कमर पर अपना हाथ रखा था। वो लड़का आध्या के साथ काफी क्लोज होकर डांस कर रहा था। उस लड़के ने आध्या की खुली कमर पर हाथ रखा था और वो लड़का आध्या के साथ काफी क्लोज होकर डांस कर रहा था। ये देखकर देव के हाथों की मुट्ठियां इतनी भींचने लगी थी कि उसके हाथों की नसें दिखने लगी थी। और सागर कहाँ शांत रहने वालों में से था, वो तेज आवाज में बोला, कोई तुम्हारी चीज को कितने करीब से छू रहा है और तुम यहाँ खामोशी से बैठे हो? उद्धरण चिन्ह। देव जो कि गुस्से में था वो सागर की बात सुनकर शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला, वो मेरी चीज होने से पहले मेरी दिल का जरिया है। देव ने ये साफ शब्दों में बोल दिया था, जिसे सुनकर सागर सीरियस होते हुए बोला, माना कि वो तुम्हारी दिल का एक जरिया है, पर भूलो मत कि तुम्हारी शादी उसी के साथ होने वाली है। वैसे तो सागर देव को परेशान करने के लिए ये सब बातें बोल रहा था, पर देव की बात सुनकर उसने ये बात सीरियस टोन में कही, जिसे सुनकर देव सागर की तरफ देखकर धमन से बोला, मैं उसे शादी सिर्फ अपनी दिल के लिए कर रहा हूँ। इतना बोलकर देव वहां से जाने लगा और सागर जाते हुए देव को देखकर फिर बोला, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें प्यार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो। क्या ये सही कर रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह।
देव रुक गया और अपनी वॉच को सही करते हुए सागर की तरफ एक नज़र देखकर बोला, इश्क सिर्फ इंसान को डुबाने के लिए है। इश्क करना यानी अपना सब कुछ बर्बाद करना, और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकता। सागर मुस्कुराया और चेयर से उठकर देव के सामने जानकर खड़ा हो गया और उसने भी देव की टोन में जवाब देते हुए कहा, मिस्टर देव, मैं देखना चाहूँगा कि आपका ये घमंड कब तक रहेगा। और मैंने कहीं सुना भी था कि इंसान का घमंड एक ना एक दिन ज़रूर टूटता है, और मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा तुम्हारे इस घमंड को टूटते हुए देखने का। सागर ने ये बात देव की आंखों में देखते हुए कही थी। सागर को देव से बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो बिना झिझक के ये कह गया। देव सागर की ये बात सुनकर शांतिर मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो तुम इंतजार करते करते मर जाओगे। देव सागर से इतना बोलकर वहां से चला गया और सागर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सागर अकेले अकेले बड़बड़ाने लगा, इश्क और दिल में से तुम्हें सिर्फ इश्क डुबाएगा और ये वक्त जरूर आएगा और मैं उस दिन का इंतजार बेसब्री से करूंगा। इधर आध्या उस लड़के के साथ डांस कर रही थी कि तभी देव आध्या के पास आया और बिना किसी वार्निंग के उस लड़के का हाथ आध्या की कमर से हटाकर दूर किया। फिर देव बिना कुछ कहे आध्या का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। आध्या देव के अचानक से आ जाने से और उसको इस तरह से ले जाते हुए देखकर सहमी हुई आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देव ने आध्या की बात को इग्नोर करते हुए चलना जारी रखा और देव को देखकर आध्या को नहीं लगा कि वो गुस्से में है। आध्या देव के भाव अच्छे से देख रही थी। वो इतना तो जान गई थी कि देव शांत और पहले से काफी अलग है। पर आध्या फिर से देव को विला की तरफ जाते हुए देखकर वो याद करने लगी कि थोड़ी देर पहले कमरे में देव ने उसके साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आया था। वो याद करते ही आध्या को घबराहट होने लगी और सोचने लगी थी कि देव फिर से कोई उस पर जुल्म करने वाला तो नहीं। आध्या जितना सोच पा रही थी उसे यही लगा था, इसलिए उसने अपने आप को देव की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ दो मुझे। देव तब तक नहीं रुका जब तक कमरा नहीं आया, और कमरे को देखकर आध्या को लगा कि देव फिर से उस पर कोई टॉर्चर करेगा, इसलिए वो देव से गुस्से में बोली, अब क्या बाकी रह गया है तुम्हारा, इतना तो टॉर्चर कर चुके हो तुम। देव ने एक नज़र आध्या की तरफ देखा, फिर बिना कुछ भी कहे आध्या को वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। आध्या को समझ नहीं आ रहा था कि देव आखिर वॉशरूम की तरफ क्यों ले जा रहा है। आध्या की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो तेज आवाज में बोली, मुझे वॉशरूम की तरफ क्यों ले जा रहे हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ। पर देव कहाँ मानने वालों में से था। देव आध्या को वॉशरूम में लेकर आया और आध्या को शॉवर के नीचे खड़ी की। ये देखकर आध्या ने अपने होंठ कुछ कहने के लिए हिलाए थे कि तभी उसके ऊपर ठंडा पानी गिरने लगा। आध्या ने शॉवर के नीचे से हटने की कोशिश की, पर देव ने आध्या को दीवार के सहारे सटा दिया, जिसे आध्या वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। देव ने अपना हाथ आध्या की खुली कमर पर रखा और फिर वो उसकी कमर पर अपना हाथ फिराने लगा, जिसे आध्या देव पर गुस्सा होती हुई बोली, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम साइको हो। आध्या देव को भला बुरा बोलती रही, लेकिन देव सारी बातें इग्नोर करते हुए आध्या की कमर को साफ कर रहा था। दोनों भीग गए थे। देव काफी देर तक आध्या की कमर को ऐसे साफ कर रहा था जैसे वो किसी छोटे बच्चे की मालिश कर रहा हो। अब आध्या भी चुप हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली है वो अड़ियल, जिद्दी और किसी की भी बातों को मानने वालों में से नहीं है। इससे बहस करना यानी पागल होने के बराबर था। देव आध्या के काफी करीब था, इतने करीब की था कि उसे आध्या की सांसें अच्छे से सुनाई दे रही थी, और आध्या ने अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि उसे देव की छून से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। देव आध्या की इस हरकत को देखकर कुछ पल के लिए अपने आप को उसके करीब जाने से रोक ना सका। वो अपना चेहरा आध्या के चेहरे के करीब ले जाने लगा और देव अपने होंठ आध्या के होठों पर रखने वाला था कि तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हो गया। भले ही आध्या की आंखें बंद थी, पर वो अपने चेहरे पर पड़ती देव की सांसें अच्छे से महसूस कर रही थी, और अचानक से उसके ऊपर पर पानी पड़ना बंद हुआ। तब उससे एहसास हुआ कि देव उससे दूर हो गया है, और आध्या ने अपनी आंखें खोली, उसके सामने देव था। देव ने अपने कदम वॉशरूम से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वॉशरूम से बाहर आकर देव ने हैंगिंग रैक पर से टॉवल लिया और आध्या की तरफ फेंकते हुए बोला, तुम अपने आप को साफ कर लो, तब तक मैं कपड़ों का इंतजाम करता हूँ।
देव ने टॉवल आध्या के मुंह पर फेंका था। आध्या ने अपनी आंखें बंद करी थी, फिर गहरी सांस लेकर वो टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हुए देव को मन ही मन बोली, समझता क्या है ये अपने आप को जंगली कुत्ता। हाँ। उद्धरण चिन्ह। आध्या वॉशरूम में काफी देर से इंतजार कर रही थी कि अभी देव उसे ड्रेस देने आएगा, पर काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी देव नहीं आया। तब आध्या ने दरवाजा खोलकर अपना सिर बाहर निकाल कर देखने लगी और उसकी नजर सामने गई। देव वही बिस्तर पर बैठा था, वो भी कपड़े बदल कर, और बिस्तर पर एक ड्रेस भी पड़ी थी। आध्या देव को घूरते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, ये देव अपने कपड़े बदल कर बैठा है और मेरे लिए ड्रेस लाया था, फिर भी नहीं दी। आध्या को देव पर गुस्सा आने लगा, पर उसने इस वक्त अपने गुस्से को साइड किया, फिर धीमे कदम भरती हुई बाहर आने लगी। देव फोन पर किसी से बात कर था, पर जब आध्या वॉशरूम से बाहर आई तो आध्या ने वॉशरूम का दरवाज़ा हल्के से बंद किया, पर कमरे में शांत माहौल था, इसलिए देव ने आवाज़ सुनकर अपनी नज़र सामने की तरफ की और देव की नज़र आध्या पर चली गई। देव आध्या को नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगा, क्योंकि आध्या ने अपने शरीर को टॉवल से ढका हुआ था और टॉवल काफ़ी छोटा था, इसलिए आध्या के आधे पैर दिख रहे थे और आध्या के शरीर पर एक ही डांग था, वो भी देव ने अभी अभी उसे सिगरेट से उसकी बाह पर जलाकर दिया था। देव की नज़र एक पल के लिए भी आध्या से हटी नहीं थी, और जब देव की नज़र उस डांग पर गई जो उसने दिया था, तब देव ने अपनी नज़रें आध्या पर से हटा ली और आध्या जल्दी से बिस्तर पर पड़े ड्रेस को लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई और ड्रेस चेंज करने के बाद बाहर आई। देव आध्या को देखकर बेड पर से उठ गया और आध्या की तरफ देखते हुए बोला, अब मैंने तुम्हें किसी भी लड़के के साथ ज्यादा क्लोज होते हुए देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मिस आध्या। आध्या हैरान थी और वो सोचने लगी थी कि थोड़ी देर पहले उससे वॉशरूम में बहुत अच्छे से पेश आया ये वही इंसान था या फिर कोई और। देव इतना कहकर वहां से जाने लगा, पर कुछ सोचकर रुक गया, फिर बिना आध्या की तरफ देख उसने कहा, अगर तुम्हें किसी ने भी गैर लड़के के साथ क्लोज होते हुए देखा तो उसका इफेक्ट मेरे करियर पर पड़ सकता है, क्योंकि अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसलिए तुम जितना लड़कों से दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आध्या देव के करियर वाली बात सुनकर उदास हो गई और उसने देव से सवाल तो करना चाहा, पर वो कुछ बोल नहीं पाए और देव इतना बोलकर बाहर चला गया। इधर संगीत पार्टी खत्म हो गई थी, इसलिए सब अपने अपने घर चले गए थे। गार्डन में देव और आध्या की फैमिली के अलावा कोई नहीं था। आध्या की माँ और वहां खड़े सभी आध्या की तरफ देख रहे थे। आध्या की माँ आध्या की तरफ घूरने लगी। आध्या अपनी माँ की तरफ देखकर नजरें चुराने लगी और उनकी तरफ जाते हुए बोली, वो लहंगा काफी हैवी था इसलिए मैंने चेंज कर लिया। शोभना जी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और शोभना जी को ख्याल आया कि जब से सभी यहाँ आए हैं तब से आन्या नहीं दिखाई दे रही। ये ख्याल मन में आते ही शोभना जी प्रिया की तरफ देखकर बोली, आन्या दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? प्रिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, आन्या घर चली गई, उसका सरदर्द कर रहा था इसलिए वो हमसे पहले चली गई। फिर शोभना जी उर्मिला की तरफ देखते हुए बोली, अब हमें घर जाना होगा। उर्मिला फिर शांत आवाज में बोली, मैं आध्या को देव के दादा दादी से मिलाना चाहती हूँ, आध्या तुम यहाँ आओ। आध्या चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए उर्मिला के पास आई और उर्मिला वही चेयर पर बैठे देव के दादा दादी की तरफ हाथ से इशारा करती हुई बोली, ये देव की दादी है और ये देव के दादा। आध्या दादा दादी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी, पर वो पूरी तरह से झुक पाती इससे पहले दादी ने कहा, ये देव की होने वाली पत्नी तो काफी खूबसूरत है, काफी अच्छी पसंद है मेरे देव की। दादाजी ने भी हामी भरते हुए यही कहा, हाँ तुम सही सही कह रही हो। आध्या देव का नाम सुनकर चिढ़ रही थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और दादा दादी के पैर छूकर खड़ी हो गई। आध्या ने देव की पूरी फैमिली को देखा था, पर दादा दादी से वो कभी नहीं मिली थी और आध्या पहली बार दादा दादी से मिलकर ये अंदाजा लगा चुकी थी कि दादा दादी का नेचर काफी अच्छा है। काफी देर तक बात करने के बाद अब बारी थी घर जाने की। फिर उर्मिला शोभना जी की तरफ देखते हुए बोली, आध्या को देव आएगा उसे घर ड्रॉप करने के लिए। शोभना जी मना नहीं कर पाए और वो कुछ बोलती इससे पहले नानी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है, आध्या देव के साथ आएगी। आध्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आध्या ने मुश्किल से यहाँ देव के साथ टाइम गुजारा था और अब देव के साथ घर जाना ये तो काफी मुश्किल था आध्या के लिए। 9 गलतफहमी। 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 9 गलत
गलत फैमी AP9। इश्क एक दिल। देव आध्या को घर ड्रॉप करने आया था। उसने आध्या को बिना कुछ भी कहे बाहर से ही आध्या को छोड़कर चला गया और आध्या अपने घर आ गई थी। उसने अभी अभी फिर से शॉवर लिया था और आध्या बालकनी में बाउंड्री वॉल से टेका लेकर खड़ी थी। रात का समय था और वहां का वातावरण शांत था, पर आध्या के मन में चल रही उलझनें उसे काफी परेशान कर रही थी। आध्या ने अपने हाथ की पकड़ मजबूत करी, फिर गहरी सांस लेकर खुद से बोली, पता नहीं देव चाहता क्या है। कभी इतना गुस्सा करता है जैसे कि मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ, और कभी ऐसे जताता है जैसे कि मैं उसकी कुछ भी नहीं हूँ। पता नहीं ये देव कैसा इंसान है। पहले तो वो काफी शांत था और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आन्या उसकी फेक गर्लफ्रेंड थी। आध्या वही खड़ी ये सब सोच रही थी और आध्या को उस दिन का ख्याल आया जिस दिन वो पहली बार देव से मिली थी। आध्या पहली बार देव से ऑफिस में मिली थी। असल में आन्या ने उस दिन आध्या से ये कहा था कि उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है, और आन्या ने तभी देव और अपने बारे में बताया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आध्या वैसे तो देव से मिलने जाने के लिए उसने उस दिन साफ मना कर किया था, पर आन्या मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो मजबूर होकर देव से मिलने चली गई थी। और उस दिन देव का ड्राइवर आध्या को पिकअप करने आया था। आध्या देव के केबिन में आ गई थी। देव हमेशा की तरह खुली खिड़की के पास खड़ा था और ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। आध्या देव को पीछे से देख रही थी। आध्या को डर भी लग रहा था कि कहीं देव को सच पता ना चल जाए कि मैं आन्या नहीं आध्या हूँ, इसलिए वो अपने हाथ आपस में उलझा रही थी और उससे नर्वसनेस फील हो रही थी। देव ने उस दिन ब्लू सूट पहना था। देव के हाथ में कॉफी का मग था, पर आध्या देव को नहीं देख पा रही थी। आध्या तो बस देव की बैक साइड देखकर ये अंदाजा लगा सकती थी कि देव दिखने में काफी हैंडसम होगा। आध्या को एक जगह पर खड़े तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और वो बार बार अपने होंठ कुछ बोलने के लिए हिला रही थी, फिर कुछ सोचकर खामोश हो जाती थी। और देव अचानक से आध्या की तरफ मुड़ गया, फिर शांत आवाज में बोला, तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लगा। ये शांत आवाज जैसे आध्या के कानों में गई, वैसे ही आध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा था। और जब उसकी नजरें पहली बार देव से मिली थी, तब वो अपनी पलकें झपकना मानो भूल गई थी। चेहरे पर शांत भाव फिर भी एरोगेंट झलक रहा था, और आंखें काली गहरी और एक सुनापन दिख रहा था, और बाल सलीके से सेट किए हुए थे और चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, जिसे देखकर आध्या अपनी नजरें कुछ पल के लिए हटा नहीं पा रही थी। और आध्या अपने होश में तब आई जब देव ने फिर उसे पूछा, तुम अभी तक यही खड़ी थी, बैठो, खड़ी क्यों हो। आध्या अपने होश में आए और हड़बड़ाहट में बोली, मुझे लगा कि आपको पसंद नहीं होगा आपसे परमिशन लिए बगैर मेरा यहाँ बैठना। उस वक्त देव अच्छे से जानता था कि ये आध्या है, इसलिए उसने आध्या को उस वक्त कुछ भी नहीं कहा था और सॉफ्टली पेश आया था। यहाँ तक कि देव ने उस दिन आध्या के साथ ब्रेकफास्ट और रात का डिनर तक साथ किया था, और देव आध्या को घर ड्रॉप करने भी आया था। पर देव ने इतने वक्त से ना तो आध्या के साथ बदतमीजी की थी और ना ही कुछ गलत, पर 2 महीने से आध्या देव से आन्या बनकर मिल रही थी। तब देव उससे गुस्से से बात करता था और छोटी छोटी बात से चिढ़ता भी था, इसलिए कुछ वक्त से आध्या देव से मिलने जाने से भी डरती थी। आध्या बालकनी में खड़ी बाउंड्री वॉल से टेका लेकर अभी भी खड़ी ये सब सोच रही थी, और देव का शुरू से लेकर अभी तक जो बिहेवियर था वो सब याद कर रही थी। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी वहां प्रिया आए और जाने अनजाने में उसने आध्या के वही शोल्डर पर हाथ रखा जहां देव ने उसे सिगरेट से जलाया था। अचानक प्रिया के हाथ रखने से आध्या हड़बड़ा गई और उसके मुंह से चीख निकल गई, आउचा। प्रिया आध्या की चीख सुनकर डर गई और वो 2 कदम पीछे होकर डरी हुई आवाज में उसने पूछा, क्या हुआ आध्या तुम्हें। आध्या ने अपने शोल्डर पर हाथ रखा था और अपना दर्द सहन करने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं प्रिया। प्रिया आगे आए और वो आध्या का हाथ उसके शोल्डर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, बताओ यहाँ तुम्हें कुछ हुआ है। आध्या साइड होते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रिया ने आध्या का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए उसके शोल्डर से हाथ हटाती हुई बोली, नहीं तुम्हें यहाँ कुछ तो हुआ है वरना तुम चिल्लाती नहीं। प्रिया ने देखा कि आध्या के शोल्डर पर एक छोटा घाव है और उसमें से हल्का सा खून निकल रहा है।
ये देखकर प्रिया बोली, आद्या तुम्हें ये चोट कैसे लगी और इसमें से खून निकल रहा है, क्या हुआ तुम्हें? आद्या का चेहरा उदास हो गया और वो कुछ बोल नहीं सकी। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और प्रिया कुछ पल खामोश रही। उसके बाद उसे याद आया कि आद्या के शोल्डर पर तो लक्ष्य के नाम का टैटू था। ये याद आते ही प्रिया ने कहा, आद्या यहाँ पर तो लक्ष्य के नाम का टैटू था ना? उद्धरण चिन्ह। असल में प्रिया आद्या के बारे में सब कुछ जानती थी। प्रिया को ये भी पता था कि आद्या का ब्रेकअप हो गया था 6 महीने पहले। आद्या ने उदास होकर जवाब दिया, हाँ मैंने उस टैटू कल रिमूव करा दिया। ये सुनकर प्रिया ने एक राहत भरी सांस ली, फिर बोली, अच्छा हुआ तुमने इस टैटू को रिमूव करा दिया, वरना देव इस टैटू को देख लेता तो पता नहीं क्या रिएक्ट करता। आद्या देव का नाम सुनकर और प्रिया की बातें सुनकर बोली, देव क्या रिएक्ट करता इस टैटू को देखकर? उद्धरण चिन्ह। देव ना जालस फील करता, फिर 2-4 थप्पड़ तो तुम्हें जरूर लगाता। आद्या प्रिया को घूरते हुए बोली, तुम ये क्या बोल रही हो, कुछ भी मतलब? आद्या मैं सही कह रही हूँ, सच में हमारे पार्टनर ना जालस टाइप के होते हैं। अगर हम किसी के साथ भी खड़े रहे ना तब भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता और छोटी छोटी बात पर हम पर गुस्सा करते हैं। ये सुनकर आद्या के दिमाग में ख्याल आने लगे कि क्या देव सच में लक्ष्य का नाम देखकर गुस्से में इसलिए आया था क्योंकि मेरे शोल्डर पर लक्ष्य का नाम था और देव ने उस टैटू को सिगरेट से जलाया था। ये सोचकर आद्या के दिमाग में काफी सारे सवाल चलने लगे थे और वो सारी बातें बारीकी से सोच रही थी, जैसे कि देव ने उस पर गुस्सा क्यों हुआ था। आद्या जितना सोच पा रही थी उसे यही याद आ रहा था कि देव गुस्से में तभी आया था जब बात किसी लड़के की थी। पहले देव ने गुस्सा इसलिए किया था जब लक्ष्य का नाम उसने रिमूव कराने से मना किया था। फिर देव ने गुस्सा तब किया था जब समीर के दोस्त के साथ डांस करते हुए उसे देव ने देखा था और वहां आकर वो बिना झिझक ले अपने साथ ले गया था। आद्या ये सब सोचकर मन ही मन बोली, तो क्या देव भी जालस फील कर रहा था इसलिए उसने ये रिएक्ट किया? उद्धरण चिन्ह। आद्या देव की सारी हरकत को जालस का नाम दे रही थी और वो अभी शांत हो गई थी। ये सब जानकर आद्या का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो धीमी आवाज में बोली, शायद देव के दिल में मेरे लिए कुछ तो है, वरना वो आन्या का भी नाम तो अपनी बर्थडे पार्टी में ले सकता था। आद्या ये सब बड़बड़ाई जा रही थी और प्रिया आद्या को झिंझोरते हुए बोली, आद्या किस ख्यालों में डूबी हुई हो तुम? उद्धरण चिन्ह। आद्या होश में आए और बोली, हाँ कुछ नहीं, चलो हमें यहाँ खड़े हुए भी काफी वक्त हो गया, चलो अब हमें सो जाना चाहिए। आद्या ने कमरे में आ गई और उसके पीछे पीछे प्रिया आती हुई बोली, आद्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। आद्या बेड पर जाकर सो गई और बिना प्रिया को जवाब दिए ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके सोने लगी और प्रिया को आद्या की ये सब हरकतें समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह आद्या के हाथों में देव के नाम की मेहंदी लगनी थी, इसलिए सभी इसी की तैयारी में लगे थे। शोभना जी ने आज ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और वो नानी से नाराज होते हुए बोली, माँ अब तो मैंने आपके कहने पर ये ग्रीन साड़ी पहन ली, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। नानी भी नाराजगी जताती हुई बोली, हाँ वो भी मेरे काफी बार मनाने पर। असल में नानी ने सुबह सुबह ही शोभना जी का चैन चुकाया था कि वो सबसे पहले तैयार रहे मेहंदी लगाने के लिए, पर शोभना जी का मन नहीं था तैयार होने का और नानी ठहरी जिद्दी, इसलिए उन्होंने नानी की बात मानकर तैयार हो गई थी। मेहंदी फंक्शन घर में रखा गया था क्योंकि नानी ने रिसोर्ट में मेहंदी फंक्शन रखने से उर्मिला को साफ मना कर दिया था। आद्या नाइट सूट पहने हुए ही डाइनिंग टेबल की ओर आए और उबासी लेती हुई चेयर पर बैठते हुए बोली, सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया? उद्धरण चिन्ह। नानी चाय पीते हुए जवाब देते हुए बोले, हाँ हो गया, बस अब तुम चाय पी लो, उसके बाद तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें मेहंदी लगाने वाली आती होगी। आद्या नानी की तरफ देखकर बोली, नानी अगर मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी तो चलेगा नहीं? नानी गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और तुम्हें मेहंदी नहीं लगानी? आद्या ने कहा, हाँ क्योंकि मुझे मेहंदी पसंद नहीं। नानी ने फिर कहा, मेहंदी तुम्हें पसंद हो या ना हो लेकिन तुम्हें मेहंदी लगानी होगी, और वैसे भी तुम तो देव को पसंद करती हो, फिर ऐतराज नहीं होना चाहिए।
ये सुनकर आध्या ने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने लिए चाय निकाल कर पीते हुए नानी की बात को गौर करते हुए मन ही मन में कहा, देव को पसंद करती हूँ, फिर मुझे ऐतराज़ होना चाहिए। और देव उसका क्या, उसने मेरे हाथ में लक्ष्य के नाम का टैटू देखा था और गुस्से में आ गया था, तो क्या उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगा हो? आध्या के दिमाग में आ रहे ख्याल उसे उल्टी दिशा में ले जा रहे थे और ये सब मन ही मन सोचकर उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी थी। और उसके चेहरे के भाव देखकर ये नहीं लग रहा था कि जितनी वो काफी दिनों से सारी बालों को लेकर परेशान थी वो अब नहीं दिख रही थी। इधर देव सुबह सुबह अपनी कंपनी में आ गया। उसने सुबह के समय मीटिंग अरेंज की थी। मीटिंग रूम में सभी डीलर्स मौजूद थे और देव सभी की तरफ देखकर फ़हीम को इशारा करने लगा और फ़हीम देव का इशारा समझकर आगे बढ़कर उसने डेस्क पर एक फ़ाइल रखी और देव उस फाइल को देखकर इशारा करते हुए बोला, मैंने आप सबको जैसा कहा था वैसा किया, अब बारी है आप सभी की, अब तुम सभी इन पेपर्स पर साइन कर दो। सागर कुछ पल खामोश रहा और सभी डीलर्स एक दूसरे का मुंह देखकर इशारों ही इशारों में बातें करने लगे और सागर अपनी बात रखते हुए बोला, मिस्टर देव, तुम्हारी शादी को 2 दिन बचे हैं, तो क्यों ना हम तुम्हारी शादी के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। वैसे भी कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता और सकता है कि आपकी शादी भी रुक जाए। सागर ने ये बात बिना किसी झिझक के कही और ये सुनकर सारे डीलर्स को ये ठीक भी लगा और उन्हें सागर की बात से एक उम्मीद भी मिली कि शायद देव की शादी हो या फिर ना भी हो। अगर नहीं हुई तो उनके लिए बेस्ट होगा। यही सोचकर सभी आपस में बात करने लगे और एक डीलर सागर की बात पर सहमति जताते हुए बोला, हाँ सागर सर सही बोल रहे हैं, आपकी शादी हो तभी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहिए। देव को सागर की बातों पर गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि उसे जो चाहिए यही से मिलेगा और वो सभी की बातों को समझते हुए सही तरीके से बैठकर सीरियस होते हुए बोला, ठीक है, फिर मेरी शादी के बाद तुरंत आप सभी को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करनी होगी, वरना मैं अपने तरीके से सब हैंडल करूंगा। देव काफी रुडलिया बात कर रहा था लेकिन किसी को देव से शिकायत नहीं थी, इसलिए सब सहमत हो गए उसकी बात पर। और सागर देव की बात सुनकर जवाब देते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो जाएगी, वैसे ही हम एक मीटिंग अरेंज करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देंगे। राहुल चेयर से उठ गया और फाइलें लेते हुए बोला, हम मीटिंग शादी के ठीक 2 दिन बाद होगी। राहुल की बात पर कोई दूसरा सहमत होता इससे पहले देव अपनी चेयर से उठ गया और तेज आवाज में बोला, नहीं, मीटिंग मेरी शादी हो जाने के बाद तुरंत होगी। देव कुछ वक्त रुककर फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोला, और हाँ, तब मुझे एक भी शिकायत नहीं चाहिए। इतना बोलकर देव ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए और देव के जाने के बाद मीटिंग रूम में सभी बातें करने लगे। यहाँ शांत था तो सिर्फ सागर, असल में सागर समझना चाहता और देव की सारी हरकतें गौर करके ये पता करना चाहता था कि देव आखिर करना क्या चाहता है। खैर, बात जो भी हो, पर सभी को देव की बात तो किसी भी हाल में माननी ही थी क्योंकि देव ने न्यू ईयर पार्टी के अगले दिन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन पहले से कराया था। इधर आध्या के घर में मेहंदी फंक्शन की तैयारी हो रही थी। घर नकली फ्लावर से डेकोरेट किया था और ग्रीन कलर के कर्टन डोर पर लगाए गए थे। घर का माहौल चहल पहल से भरा हुआ था। मेहमान आना आज से शुरू हो गए थे और आन्या ने आज प्लेन ग्रीन कलर का जॉर्जेट का लहंगा पहना था और होंठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी और दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आन्या सबसे पहले मेहंदी लगाने बैठी थी और चेहरे पर उसकी खुशी साफ झलक रही थी। आन्या के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और वो मेहंदी आर्टिस्ट से धीमी आवाज में बोली, देखो, मेरी हथेली पर एन नाम ऐसी जगह पर लिखना जिसे कोई मेरे अलावा देख ना सके। मेहंदी आर्टिस्ट ने बिल्कुल वैसे ही किया। आन्या की हथेली में उसने एन नाम मेहंदी से लिख दिया। आन्या काफी खुश हो गई और वो मेहंदी आर्टिस्ट से थैंक यू बोलकर वहीं बैठ गई और आध्या सीढ़ियां उतर रही थी। पर जब आध्या की नज़र आन्या पर गई तो वो एक पल के लिए रुक गई और आध्या ये तो अच्छे से समझ गई थी कि आन्या को कोई इतराज नहीं है कि उसकी शादी देव से हो रही है। आध्या ने अपने ख्याल को झटका और नीचे उतरने लगी। आध्या ने ग्रीन कलर की साड़ी और येलो कलर का ब्लाउज पहना था। उस पर काफी कहर ढा रहा था।
शोभना जी ने एक नज़र आध्या को देखा और उनके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, पर उन्होंने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए और पूछकर वहां से जाने लगी। भले ही वो खामोश रही, पर उनका दिल काफी बेचैन था। शोभना जी प्रिया के पास आए और बोली, तुम जाओ और आध्या की मेहंदी लगाने की तैयारी करो। और हाँ, उसे मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट आ गई है या नहीं आई? उद्धरण चिन्ह डॉट। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मेहंदी आर्टिस्ट आ गई है। आध्या की प्यारी मम्मा, बस वो आध्या का इंतजार कर रही है। शोभना जी ज्यादा बात ना करती हुई बोली, जाओ फिर तुम उसे मेहंदी लगाने के लिए बैठा दो। प्रिया ने बिना देरी यही किया और आध्या के हाथों में देव के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। आध्या ने बिना कोई आवाज किए और बिना किसी नखरे दिखाए देव के नाम की मेहंदी लगा ली थी। आध्या एकटक अपनी मेहंदी को देख रही थी और बीच में बड़े अक्षर से लिखा हुआ देव का नाम देखे जा रही थी। क्या मुझे एक बार देव से बात कर लेनी चाहिए? आध्या ने अपनी मेहंदी को गौर से देखते हुए धीमी आवाज में कहा। फिर वो अपनी नज़र इधर उधर फिराते हुए देखने लगी। घर में सभी अपनी मेहंदी लगाने में बिजी थे। ये देखकर आध्या उठ गई और अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे मेहंदी आर्टिस्ट ने रोकते हुए कहा, आपकी पैरों की मेहंदी खराब हो जाएगी, कुछ वक्त इसे सूखने दीजिए। आध्या रुक गई और जवाब देते हुए बोली, थैंक यू बट मुझे जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा। मैं अभी आए, अगर थोड़ी भी मेहंदी खराब होती है तो आप उसे ठीक कर देना। इतना बोलकर आध्या वहां से अपने कमरे में चली गई। आध्या अपने कमरे में आए और वही बिस्तर पर पड़े फोन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगी, पर फोन उसके हाथ नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपनी मेहंदी को बचाने की कोशिश कर रही थी। आध्या फोन को उठाने की कोशिश करती हुई बोली, कैसे लूं फोन को अपने हाथ में? आध्या कुछ पल सोचने लगी और उसे ख्याल आया कि वो तक इंतजार करेगी जब तक मेहंदी सूखती नहीं, क्योंकि वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। शाम का वक्त, शाम के 7 बजे गए थे और आध्या की मेहंदी हल्की सूख गई थी और आध्या सबसे बहाना बनाकर अपने कमरे में फिर से आ गई और अपना फ़ोन हल्के से पकड़कर देव का नंबर अपने फ़ोन में ढूंढने लगी। और आध्या ने देव को कॉल करने के लिए उसका नंबर डायल किया। आध्या को घबराहट होने लगी, इसलिए उसने रिंग जाने से पहले कॉल कट कर दिया। फिर अपने घर में इधर उधर घुमती हुई बोली, नहीं मैं देव से क्या कहूँगी? आध्या फिर अपनी बात पलटती हुई बोली, नहीं मुझे देव से बात करनी होगी। आध्या ने फिर बिना कुछ भी सोचे देव को कॉल किया। हालांकि वो काफ़ी घबराई हुई थी, पर वो ऐसे जता रही थी जैसे कि वो नॉर्मल हो और ये सब होना आम था, क्योंकि दोनों अभी जितने वक्त से मिले थे तब से दोनों की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं हुआ था और आज वो डायरेक्ट उसे कॉल करके नॉर्मल बात करने की सोच रही थी। आध्या ने देव को 2 बार कॉल किया और फिर कॉल रिसीव हुआ। आध्या सहम सी गई और सामने से आवाज़ आई, हेलो देव सर इस वक्त मीटिंग में है, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए और कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो आप मुझे कह दीजिए, मैं देव सर तक मैसेज पहुंचा दूंगी। आध्या पहले तो लड़की की आवाज़ सुनकर काफ़ी घबरा गई थी कि देव के फ़ोन पर लड़की, लेकिन वो पूरी बात सुनकर समझ गई थी कि ये रिसेप्शनिस्ट होगी और आध्या बिना देरी किए बोली, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम देव से ये कह देना कि आध्या का कॉल आया था। जी मैम, उस लड़की ने कहा और आध्या ने कॉल कट कर दिया और आध्या गहरी सांस लेने लगी। वो काफ़ी डर गई थी, कॉल करके भी और रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर भी। काफ़ी वक्त गुजर गया था और देव की मीटिंग खत्म हो गई थी। देव मीटिंग रूम से बाहर आया और देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिसे ये पता नहीं लग पा रहा था कि देव गुस्से में है या नहीं। देव सीधा बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोकते हुए कहा, सर आध्या आध्या मैम का कॉल आया था। देव आध्या का नाम सुनकर रुक गया, फिर उसे अपनी दिल के ख्याल आने लगे जिसे उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन उसे ये ख्याल आने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत? ये ख्याल आना सिर्फ नाम का था, क्योंकि उसने अगले ही पल अपने आ रहे अच्छे ख्यालों को झटका और फिर अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन कड़क लाते हुए पीछे मुड़ गया। फिर अपना फ़ोन लेते हुए उसने पूछा, क्या उसे कुछ काम था? रिसेप्शनिस्ट देव की आधी अधूरी बात समझ गई थी कि देव ये कहना चाहता है कि अगर आध्या ने उसे कुछ कहने के लिए कहा हो तो कहो। इतना समझकर ही रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं सर आध्या मैम ने सिर्फ यही कहा कि आप आए तो मैं कहूँ आपसे कि उनका कॉल आया था।
इतना सुनकर देव बिना कुछ भी कहे बाहर की तरफ बढ़ गया। देव ऑफिस से बाहर आ गया और उसने अपनी कार से टेका लिया हुआ था। कुछ पल उसके दिमाग से दिल की सारी बातें निकल गई थी और उसका ध्यान आध्या का कॉल क्यों आया था इसी पर था और देव ने ज्यादा सोचे बिना आध्या को कॉल किया। कॉल रिसीव हुआ और सामने से प्रिया की आवाज़ आई, हेलो। देव कुछ बोलने वाला था पर प्रिया की आवाज़ सुनकर वो खामोशी से प्रिया की आवाज़ सुनता रहा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और प्रिया जानती थी कि देव का कॉल है, इसलिए उसे देव से कोई जवाब ना मिलने पर बोली, आध्या नहाने गई है, उसे मेहंदी लगाकर काफ़ी इरिटेशन हो रही थी इसलिए, और वो जैसे ही नहा कर आती है मैं उसे कह दूंगी आपको कॉल करने के लिए। देव ने प्रिया को कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया और उसे वो सब याद आने लगे जो उसने आध्या के साथ शुरू से लेकर अब तक किया। चटैन नकुल का सच। सब्जेक्ट इश्क एक दिल एपी 10। नकुल का सच। आध्या फ्रेश होकर आए और बिस्तर पर सोने वाली थी कि वही बिस्तर पर सो रही प्रिया ने आध्या की तरफ देखकर कहा, आध्या देव का कॉल आया था। आध्या देव के कॉल आने की बात सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। फिर प्रिया आगे बोलना जारी रखते हुए बोली, तुम देव को कॉल कर लेना, मैंने कहा था। आध्या बिस्तर पर बैठती हुई बोली, ठीक है मैं कल सुबह कॉल कर लूंगी, अभी मुझे नींद आ रही है। आध्या ने देव को कॉल तो कर दिया था पर अब देव के कॉल बैक करने पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बात करेगी देव से, इसलिए उसने सोचा कि देव से सारी बातें बाद में क्लियर कर लूंगी। आध्या बिस्तर पर सोने लगी पर प्रिया उसका हाथ पकड़कर उठाती हुई बोली, आध्या तुम्हें एक बार देव को कॉल कर लेना चाहिए, क्या पता उसे कुछ जरूरी काम हो। आध्या को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया को कैसे समझाया जाए, इसलिए वो मुस्कुराए और ना चाहते हुए भी उसने देव को कॉल किया और प्रिया समझ गई थी कि इस वक्त आध्या को अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो उठ गई और बाहर चली गई। आध्या प्रिया के जाने के बाद तुरंत कॉल कट करने वाली थी पर उसने सोचा कि अब कॉल कर लिया है तो क्यों ना देव से बात भी कर ली जाए। हालांकि उसके मन में काफ़ी सारे ख्याल आ रहे थे, जैसे कि देव से कैसे शांत रहकर बात की जाए और कैसे बात की शुरुआत की जाए। दूसरी तरफ देव आध्या के घर के बाहर अपनी कार लेकर आ गया था और वो अपनी कार से टीका लेकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी पर उससे कॉल रिसीव करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसलिए वो अपनी सिगरेट पीना जारी रखा। देव ने तब तक सिगरेट पी जब तक उसके हाथों की उंगलियां सिगरेट से जलने नहीं लगी। देव को अपनी उंगलियों में जलन का एहसास हुआ, तभी उसने सिगरेट को नीचे फेंक दिया और फिर अपनी जेब से फ़ोन निकाला। अब तक आध्या 3 बार कॉल कर चुकी थी और आध्या 4थी बार कॉल करने के बारे में सोच में लगी पर उसने किया नहीं और बिस्तर पर सोने लगी। लेकिन वो सो पाती इससे पहले उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसने बिना देरी किए कॉल रिसीव किया। देव सामने से कुछ नहीं कहता और वो आध्या के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। आध्या ने फ़ोन पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर ली, फिर हिचकिचाए आवाज़ में बोली, क्या आपने थोड़ी देर पहले कॉल किया था? देव शांत भाव से बोला, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। आध्या देव की सुनकर चौंक गई और बिस्तर पर से उठकर बात को क्लियर करती हुई बोली, क्या आप बाहर खड़े हैं, यानी मेरे घर के बाहर, या फिर मैंने गलत सुना? आपने क्या कहा मुझसे फिर से कहना। आध्या सारी बात एक सांस में बोल गई और देव को दोबारा बोलना पसंद नहीं था, फिर भी उसने बात दोहराते हुए चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर आध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा था और वो घबराहट के मारे अपने नेल्स चबाने लगी। देव ने आध्या से दूसरी बात किए बगैर कॉल कट कर दिया और आध्या बाहर जाने के बारे में सोचकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर जाने लगी, पर वो रुक गई और बोली, नहीं, नीचे तो काफ़ी सारे मेहमान हैं, अगर मैं गई तो मुझे कोई बाहर नहीं जाने देगा। फिर आध्या पीछे वाले रास्ते से नीचे आए और फिर अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ आकर रुक गई। थोड़ी दूरी पर देव की ब्लैक कार खड़ी थी और कार से टेका लेकर देव ने ब्लू पेंट और वाइट शर्ट पहना था, जिसे वो दूर से भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ पल के लिए आध्या सहम सी गई, पर अगले ही पल वो एरोगेंट झलकाती हुई देव के पास आए और उसी अंदाज में बोली, कहिए आप यहाँ क्यों आए हैं, और वो भी इस वक्त? आध्या देव को देखकर ऐसे जता रही थी जैसे कि वो देव को जानती ही ना हो, लेकिन देव ने आध्या को अभी तक अपनी नज़रें उठाकर नहीं देखा था। हाँ, वो ये जरूर जानता था
कि आध्या उसके सामने आकर खड़ी है। देव का ध्यान अपने फोन पर था और वो बिना आध्या की तरफ देख बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? ये सुनकर आध्या फिर सहम सी गई और अब देव से कैसे बात की जाए वो सोचने लगी। देव अपना फोन जेब में रखकर आध्या के सामने देखकर बिना झिझक से कहा, कहीं तुम्हें पैसे तो नहीं चाहिए ना? ये शादी के बदले। आध्या को देव की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो तो देव से बात इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसके और देव के रिश्ते को एक मौका मिले और शायद उसका रिश्ता देव से सारी बातों को क्लियर करके आगे बढ़े, इसलिए उसने देव को कॉल किया था। और देव क्या समझ रहा था? आध्या ने गुस्से में कहा, मिस्टर देव, हर बार आप पैसों की बात क्यों करते हैं? देव ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जेब से फिर सिगरेट लेकर सिगरेट को जलाकर पीने लगा। आध्या को देव की ये हरकत से गुस्सा आ रहा था। देव उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। आध्या ने अपनी लाइफ में घमंडी और इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा था, और इसी घमंडी इंसान के साथ उसकी शादी भी होने वाली थी। यही सोचकर मानो आध्या का गुस्सा बंद गया और वो आगे बढ़कर उसने देव के हाथ से सिगरेट लेकर नीचे फेंक दी और उस सिगरेट को अपने पैर से मसलने लगी। आध्या सिगरेट को ऐसे मसल रही थी जैसे कि वो सिगरेट ना होकर देव को मसल रही हो। देव को आध्या की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो बोला, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? आध्या देव की बात सुनकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बोली, बदतमीज तो आप है, आप जैसा आदमी मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देव आध्या के मुंह से आदमी शब्द सुनकर वो चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? सलीके से बात किया करो तुम। आध्या तेज आवाज में बोली, अब इसमें भी तुम्हें सलीका चाहिए मिस्टर देव? देव ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर वो आध्या की तरफ देखकर सारी बात को इग्नोर करते हुए शांत आवाज में बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? आध्या ये सुनकर शांत हो गई। फिर उसे वही याद आने लगा जो अभी देव ने उसे पैसों की बात कही थी। ये याद आते ही आध्या फिर तेज आवाज में बोली, मिस्टर देव, अब की बार आपने मुझसे पैसों के बारे में बात की तो मैं ये शादी होने से पहले भाग जाऊंगी, समझे आप? वैसे भी इसमें मेरी तो इज्जत ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन आपका नाम जरूर बदनाम होगा। देव ने आध्या की उंगली को पकड़ा, फिर आध्या को अपने करीब करते हुए वार्निंग देने के अंदाज में बोला, ये शादी किसी भी हाल में होगी, इस शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, समझी तुम? आध्या देव के बहुत करीब थी। देव की सांसें आध्या के चेहरे पर पड़ रही थी और वो देव की बातें सुनकर थोड़ा असहज होने लगी थी और मन ही मन सोचने लगी, क्या देव के लिए मुझसे शादी करना इतना खास है कि वो मुझे इतनी धमकी दे रहा है? क्या देव मुझसे बेहद इश्क करने लगे हैं? ये सब सोचकर आध्या का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा था और वो देव की सारी बातों को इश्क का नाम दे रही थी, जबकि ये गलत था। उसे क्या पता कि जो वो सोच रही है वो सब एक दिल के लिए था। देव फिर आध्या को छोड़कर उसे दूर करते हुए गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे कॉल क्यों किया? मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, मुझे काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आध्या कुछ बोलने वाली थी पर देव अपनी कार में तेजी से बैठ गया बिना आध्या की बात सुने और अपनी कार स्टार्ट कर वहां से दूर जाने लगा। और आध्या बार बार अपनी पलकें झपकाती रही और उसे देव पर बेहद गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो देव की जाती हुई कार को देखकर बोली, ये समझता क्या है अपने आप को? फिर आध्या इधर उधर देखने लगी और उसने एक पत्थर को उठाया, फिर देव की जाती हुई कार पर मार दिया और देव ने अचानक से अपनी कार रोक दी। ये देखकर आध्या हड़बड़ा गई और तेजी से भागती हुई अपने घर में चली गई। आध्या अपने कमरे में आए और अपनी बेकाबू सांसों को थामने लगी। आध्या ने अपना एक हाथ सीने पर रखा था और वो अकेली अकेली बड़बड़ाने लगी, इस देव की तो मैं शादी के बाद हालात खराब करूंगी, समझता क्या है? अपने पैसों का घमंड दिखाता रहता है, साफ साफ ये क्यों नहीं कहता कि उसे मुझसे? आध्या बोलते बोलते खामोश हो गई क्योंकि उसे लास्ट वाली लाइन बोलने से झिझक हो रही थी, क्योंकि उसकी लाइन ये थी, साफ साफ ये क्यों नहीं कहता कि उसे मुझसे प्यार हो गया है? तभी तो उसने इतना सब कुछ किया और अब अपना घमंड दिखा रहा था। आध्या को देव की बातों से यही लग रहा था कि देव उससे प्यार करने लगा है, लेकिन ये झूठ था और उसकी सोची हुई गलतफहमी जो कि उसे एक गलत रास्ते पर ले जा रही थी और उसके लिए एक उम्मीद जगा रही थी। अंडस्को। दूसरी तरफ आन्या बालकनी में थी और अपने फोन से नकुल को उसने कॉल किया था।
नकुल एक होटल रूम में किसी लड़की के साथ था। नकुल और वो लड़की बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। जहां वो लड़की सो चुकी थी, वही नकुल उस लड़की की जुल्फे बार बार कान के पीछे कर रहा था और नकुल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार थी। तभी नकुल के फ़ोन पर रिंग बजने लगी और नकुल ने अपना फ़ोन लिया और देखा कि कॉल आन्या का है, तो वो बैठ गया और कॉल रिसीव करके शांत आवाज़ में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आन्या प्यार से बोली, नकुल, क्या तुम सो रहे थे? नकुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो भी प्यार से जवाब देते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। आन्या भी मुस्कुराए और ज्यादा बात न करते हुए धीमी आवाज में बोली, मेरी बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपनी फैमिली वालों को अपने रिश्ते की बात करूंगी। नकुल की आंखें चमकने लगी और वो आन्या को चिढ़ाने के अंदाज में बोला, फाइनली तुम मान गई हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आन्या का चेहरा लाल हो गया और वो सिर्फ हम कहकर नकुल को जवाब दिया और नकुल बिस्तर पर से उठकर रूम से बाहर जाकर फिर आन्या से शांत भाव से बोला, ठीक है, फिर जितना जल्दी हो सके तुम हमारे दोनों की बात तुम्हारी फैमिली वालों से कह देना और साथ ही साथ शादी की भी बात करना। आन्या मुस्कुराए और बोली, पहले मैं अपनी फैमिली को अपने दोनों के बारे में तो बताऊं, उसके बाद हम शादी की बात भी करेंगे। नकुल फिर आन्या को चिढ़ाते हुए बोला, ओह, मतलब तुम भी अब मुझसे शादी करना चाहती हो? आन्या झूठा गुस्सा दिखाती हुई बोली, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ये सुनकर नकुल धीमी आवाज में बोला, मुझे छोड़ने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा। आन्या को नकुल की आवाज नहीं सुनाई दी, इसलिए बोली, क्या कहा नकुल तुमने? मैंने सुना नहीं। नकुल अपनी बात पलटते हुए बोला, मैं कह रहा था कि तुम अपने घर वालों को जितना जल्दी हो सके कह देना, उसके बाद तुम मुझे बता देना, फिर मैं तुरंत ही अपनी माँ को लेकर आ जाऊंगा। असल में नकुल की माँ को मरे हुए 2 साल बीत गए थे और नकुल एक प्ले बॉय था जो सिर्फ लड़कियों को यूज करना जानता था और लड़कियों से अच्छी खासी रकम हड़प कर उन्हें छोड़ देना जानता था। और सभी लड़कियों में से एक आन्या ऐसी लड़की थी जिसे नकुल ने अब तक छुआ तक नहीं था। आन्या नकुल से प्यार जरूर करती थी, पर उसने नकुल को अपने करीब आने की इजाज़त अभी तक नहीं दी थी और आन्या को ये लग रहा था कि नकुल एक अच्छा इंसान है, पर उसे क्या पता कि नकुल नालायक और घटिया इंसान था। असल में नकुल ने पार्टी में आन्या और उर्मिला की बात सुन ली थी, इसलिए उसने आन्या के सामने अपनी माँ की बीमारी का झूठा नाटक किया था ताकि आन्या उसकी बातों में आ जाए, और हुआ भी ऐसा, उसे अच्छी खासी रकम मिल गई थी अपने झूठे नाटक के लिए। और उसका बड़ा दूसरा सच ये भी था कि वो आन्या से बदला लेना चाहता था, पर आन्या थी कि उसे अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए वो आन्या से शादी करना चाहता था। नकुल यही सब सोच रहा था कि तभी उसे दूसरी तरफ से आन्या की आवाज़ आई, मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ, तुम सही कर रही हो, तुम जब अपनी फैमिली को हम दोनों के बारे में बता दो फिर मुझे कहना, ठीक है? नकुल और आन्या काफ़ी सारी बात करने के बाद नकुल ने काम का बहाना बनाकर कॉल कट कर दिया था। इधर आन्या काफ़ी खुश नजर आ रही थी, पर उसे क्या पता कि जिसके लिए उसने अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाया था वो उसे भी बेवकूफ़ बना रहा था। अगली सुबह हल्दी शाम को होनी थी, पर हल्दी फंक्शन की तैयारी अभी से शुरू हो गई थी और आज आध्या खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसने कल रात से ये मान लिया था कि देव उसे प्यार करने लगा है, इसलिए वो जबरदस्ती शादी उससे करना चाहता है। यही मानकर आध्या आज से उसने ये तय किया था कि वो अपनी शादी में खुश रहेगी। भले ही कल रात उसका देव से मिलना अच्छा साबित न हुआ हो, पर उसे देव की हर एक बात हर बनती मिनट में यही बता रही थी कि देव प्यार करने लगा है उससे, और आध्या ने यही फैसला किया था कि वो शादी हो जाए, उसके बाद वो देव से पूछेगी और सच जानेगी। आध्या ने यहाँ तक सोचा था कि देव से मैं ये कहूँगी कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आन्या ने जो पैसे लिए थे वो सारी बात भूल जाए और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करे और कभी भी अपने रिश्ते के बीच पैसे ना आए। आध्या जो कि देव से पैसों की बात बीच में ना लाए, ये सब कहने के बारे में सोच रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी पूरी शादी एक डील की वजह से हो रही थी। वो इस बात से पूरी आंजन थी और इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसा एक ब्राइड का चेहरा अपनी शादी की होने से पहले चमकता है। शाम हो गई थी और अब आध्या को देव के नाम की हल्दी लगना बाकी था।
आध्या ने आज सलवार सूट पहना था। पिंक कलर का सूट और येलो कलर की सलवार उस पर काफी जंच रहा था और चेहरे पर बिना हल्दी लगाए पहले से ग्लो आ गया था। शोभना जी एक धागा लेकर आध्या के कमरे में आए और आध्या मीरा के सामने खड़े रहकर अपने कान में ईयरिंग्स पहन रही थी। जब आध्या ने अपनी मां को पीछे खड़े देखा तब उसका चेहरा मुरझा गया और वो अपनी मां की तरफ मुड़ गई। शोभना जी के चेहरे के भाव नॉर्मल थे और वो आगे बढ़ते हुए बोली, ये धागा तुम्हारे पापा ने दिया है, इसे अपने हाथ में बांध लेना। शोभना जी उस धागे को बिस्तर पर रखकर जाने वाली थी कि तभी आध्या ने कहा, मम्मा पापा इस धागे को मेरे हाथ में बांधने के लिए नहीं आए, पर आप तो मेरे हाथ में इस धागे को बांध सकती हो। आध्या अपनी मां के पीछे खड़ी थी और शोभना जी आध्या की बात सुनकर बिस्तर पर से धागा लेकर आध्या के सामने खड़ी हो गई। फिर बोली, अपना हाथ आगे करो। आध्या ने उदास मन से अपना हाथ आगे किया और आध्या अपनी मां को देखकर इतना तो जान गई थी कि उनकी नाराजगी धीरे धीरे कम हो रही है। पर इस वक्त आध्या ने अपनी मां से बात करने के लिए चहल नहीं की और खामोशी से खड़ी रही। शोभना जी ने फिर आध्या की तरफ देखा और बोली, शाम तक बाहर मत जाना, तुम्हारी हल्दी खत्म होते ही हमें उर्मिला जी ने रिसोर्ट में आने के लिए कहा है, इसलिए हमें जाना होगा। आध्या ने जवाब देते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा। शोभना जी इतना बोलकर वहां से चली गई और आध्या अपनी कलाई पर बंधे धागे को देखकर चूम लिया और बोली, आई लव योर पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा नाराज नहीं हैं और मैं आपको कोई भी बात समझा नहीं सकती, बस मैं इतना कहूंगी कि मेरी गलती नहीं थी इन सब में, फिर भी मुझे आप माफ कर दीजिए। आध्या की आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने अपने आंसू पूछते हुए कहा, नहीं मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे अभी सभी को मनाना भी होगा। थोड़ी देर बाद आध्या देव के नाम की हल्दी लगाने के लिए तैयार थी। आध्या की मां ने आध्या को चेयर पर बैठाया, फिर आध्या की आरती करने के बाद उसके माथे पर तिलक किया, फिर उन्होंने आध्या के गालों पर हल्दी लगाई, फिर एक के बाद एक सभी ने आध्या को हल्दी लगाई। घर में म्यूजिक चल रहा था और शोर काफी था और एक तरफ आध्या के सारे दोस्त डांस कर रहे थे, घर का माहौल काफी अच्छा बना हुआ था। दूसरी तरफ देव सुबह ऑफिस चला गया था और आज उसे भी हल्दी लगनी थी, पर वो घर नहीं था, जिसे उर्मिला देव पर काफी गुस्सा भी थी और उर्मिला ने देव को घर तुरंत बुलाया, पर देव ने आते आते काफी वक्त लगा दिया था। देव का आलीशान घर को पूरे पिंक और वाइट रोज से सजाया था और वाइट हल्के पिंक कलर के एलईडी लाइट्स बल्ब से डेकोरेट किया था। घर को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया था और पूरा घर काफी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा एक कोना नहीं बाकी नहीं था जहां डेकोरेशन हुई ना हो, और ये सब उर्मिला ने कराया था, वो भी पूरे एक दिन में, और उसने अपने घर में शादी वाला माहौल बना दिया था। पर देव को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे शादी करने में कोई खुशी हो, उल्टा उसके चेहरे पर हमेशा गंभीर भाव दिख रहे थे, जो कि घर में सभी अच्छे से देख पा रहे थे। उर्मिला देव के घर आ जाने के बाद देव के कमरे में गई और उसे डांट रही थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कल कि तुम आज से ऑफिस नहीं जाओगे, फिर क्यों गए तुम? मॉम, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था और मैं अपनी मीटिंग बीच में छोड़कर आया हूँ। उर्मिला देव की बात सुनकर तेज आवाज में बोली, इस वक्त भी तुम्हें अपनी मीटिंग की पड़ी है, जबकि आज तुम्हारी हल्दी है और कल शादी। देव ने शांत आवाज में कहा, मॉम मैं इन सभी रस्मों को नहीं मानता। उर्मिला ने फिर डांटते हुए बोला, देव मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम 10 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे आ जाओ। देव समझ गया था कि उसकी मां भी उसी की तरह जिद्दी है, इसलिए उसने कहा, ठीक है मैं आता हूं, आप तैयारी कीजिए। देव को ना चाहते हुए भी हल्दी लग जाने लिए तैयार होना पड़ा और उसे भी हल्दी आध्या के नाम की लग चुकी थी। हालांकि देव बार बार अपने गालों को साफ कर रहा था और काफी चिढ़ भी रहा था। उसे अपने गाल पर हल्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो हल्दी लगाने पर मजबूर हो गया था। हल्दी लगने के बाद देव उठ गया, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगा और उर्मिला देव को रोकती हुई बोली, जल्दी से सारी तैयारी कर लो, हमें रिसोर्ट जाने के लिए निकलना होगा। देव ये सुनकर फिर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए। देव अपने कमरे में आया और अपने शर्ट के बटन जल्दबाजी में खोलने लगा, क्योंकि उसे पसंद नहीं थी हल्दी और उसका पूरा खूबसूरत और एरोगेंस से भरा चेहरा हल्दी से भरा हुआ था। देव ने अपना शर्ट वही एक कोने में फेंक दिया, फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगा, पर उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर वो दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ आया।
देव कमरे का दरवाजा बंद कर पाता इससे पहले देव सामने की तरफ देखने लगा। सामने एक बंद कमरा था और ये देखकर देव बाहर आया और उस बंद कमरे को खोलकर अंदर आया। इस कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पर साफ सुथरी थी और देव की आंखें कुछ पल के लिए ठंडी पड़ गई, पर अगले ही पल देव कुछ सोचकर वहां से जाने लगा। तभी देव फिर रुक गया और मुड़कर सामने की दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग की तरफ देखने लगा। देव उस पेंटिंग की तरफ बढ़ गया, फिर उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखने वाला था, पर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, फिर बिना एक लफ्ज कहे वहां से चला गया। दूसरी तरफ सौम्या रिसोर्ट जाने से पहले अपने आप को तैयार कर रही थी। वो जैसे ही हल्दी की रस्म खत्म हुई तभी अपने कमरे में चली गई थी और अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा कर बैठी थी, क्योंकि जाने अनजाने में समीर को प्यार करने लगी थी और अपनी खुली आंखों से समीर के साथ रहने के सपने देखने लगी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर उसे क्या पता कि उसका अतीत उसकी बीती बातों को फिर एक बार याद दिलाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सौम्या इस बात से अनजान कल की तैयारी कर रही थी और बेसब्री से आने वाले कल का इंतजार कर रही थी। सौम्या मीरा के सामने देखकर अकेली अकेली मुस्कुरा रही थी कि तभी वहां साइनी आए और चिल्लाए, आह! सौम्या साइनी के चिल्लाने पर डर सी गई और गुस्से से बोली, तुम किसकी परमिशन लेकर यहाँ आए हो? साइनी अपने सीने पर हाथ रखती हुई बोली, सौम्या दीदी आप भी ना, आपको पता है कि आपने मुझे कितना डरा दिया। मुझे लगा कि मीरा के सामने एक चुड़ैल खड़ी है। सौम्या ने साइनी का हाथ पकड़ा, फिर बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, साइनी तुम ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती हो और हाँ, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचकर बोलो। सौम्या ने फिर साइनी के सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया और ये देखकर साइनी ने दरवाजे पर नोक करते हुए कहा, अरे दीदी आपको जल्दी तैयार होने को बोला है, मेरी मॉम ने जल्दी तैयार हो जाए, हमें जाने में देर हो रही है। रात का समय। इधर आध्या की पूरी फैमिली रिसोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रही थी। आध्या फ्रेश हो गई थी और अपने कमरे का हर एक कोना ध्यान से देख रही थी और यहाँ जितना वक्त उसने गुजारा था वो सब याद करके उसकी आंखें नम थी। और आध्या की नज़र बेड पर गई। बेड पर उसकी शादी का लहंगा पड़ा था। आध्या को ये देखकर याद आने लगा कि ये लहंगा देव की पसंद का है। आध्या के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो बेड की तरफ बढ़ गई और उसने अपने हाथ में वो लहंगा लिया था कि इतने में वॉशरूम से नहाकर आन्या बाहर आए और जब आध्या ने आन्या को देखा तो आध्या के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई और आध्या बाहर जाने लगी। आन्या ये देखकर आगे बढ़ी और बोली, आध्या मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। आध्या आन्या की बात सुनकर रुक गई और आन्या की तरफ देखने लगी और आन्या उदास होती हुई बोली, तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगी, अब मुझे तुम माफ कर दो। आध्या ने भाव से कहा, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगी? आन्या ने जल्दबाजी में कहा, हाँ बोलो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, बस तुम मुझसे नाराज मत रहना। आध्या ने फिर शांत भाव से कहा, तुमने देव से इतने सारे पैसे क्यों और किस लिए? आन्या ने सुना तो उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो आध्या को क्या जवाब दे और वो अपनी बात को पलटाने की कोशिश करते हुए बोलने वाली थी कि आध्या ने आन्या को साफ लहजे में बोली, मुझे सिर्फ सच सुनना, मुझे झूठ नहीं सुनना। और आन्या तुम बताओ कि तुम्हें इतने सारे पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? आन्या ये सुनकर उसके झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो हकलाए आवाज़ में बोली, मैं जिसे प्यार करती हूँ उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। आन्या को शुरू से लेकर सारी बात कहने लगी। उसने नकुल के बारे में सब कुछ सच बता दिया था, सिर्फ एक बात छोड़कर जो कि देव ने आन्या से कही थी। और आध्या सारी बात सुनकर इमोशनल हो गई और उसे एक राहत भी थी, ये सच जानकर कि उसकी बहन ने कोई गलत काम करने के लिए पैसे नहीं लिए थे। फिर दोनों बहनें एक दूसरे के गले से लग गई और आन्या आध्या से बोली, आध्या मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आध्या आन्या से दूर होती हुई बोली, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ कि तुमने कोई गलत काम करने के लिए पैसे नहीं लिए थे। आखिर एक बहन बहन होती है, एक बहन चाहे कितनी भी गलती क्यों ना करे लेकिन दूसरी वाली उससे जरूर माफ करती है। आखिर एक बहन का रिश्ता है ही कुछ ऐसा। टू बी कंटिन्यूड। धन्यवाद।